उसको क्या ऐसा था कि एक प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं, मेरा 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। पहली बार शायद आप लोग इस बात से इंटरेक्ट कर रहे होंगे कि प्रोजेक्ट कैसे सेल किया था। अदरवाइज आज तक मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही आपको देता आ रहा हूँ। कभी भी किसी प्रोजेक्ट को सेल किया जाता है तो उसमें कुछ चीजें पॉइंट हमें नोट करनी होती है। पहला पॉइंट होता है कि या तो उसमें ऑफर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ध्यान से सुनिए जो जो मैं बात बोलते जा रहा हूँ। या तो उसमें ऑफर्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ऑफर बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत कारगर होता है हमारे लिए। या ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें बिल्डर की बहुत ज्यादा रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है कि बिल्डर का मान के चलो कि कल धीरू भाई अंबानी को एकदम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, तो पता है कि उसके पास पैसा है, प्रोजेक्ट बनेगा, अच्छा बनेगा, तो वहां पर लोगों का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो इस टाइप से कि बिल्डर का रेपो बहुत अच्छा होता है। कई बार क्या होता है, लोकेशन में इतनी मैटर नहीं करती है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जनरली लोग बोलेंगे लोकेशन मैटर करती है, लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जगह कहीं से दूर होगी तो कहीं से पास होती है, मुद्दा ही हो जाता है। तो लोकेशन मतलब फिफ्थ नंबर पे आता है। इसके बाद में जो चीजें काम करती है ना, देखिए मैंने जो बहुत ज्यादा पैसे लोगों को कमाते देखा है रियल एस्टेट में, या बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में लोगों को अर्न करते देखा है, वो है जब कॉन्सेप्ट नया हो। देखिए रियल एस्टेट के अंदर में बहुत तेजी से कॉन्सेप्ट नहीं आते। जैसे आदमियों के कपड़े बड़ी जल्दी से नए नहीं आते हैं, मतलब उनके विचारों पे चेंज करने के लिए नहीं होता। जैसे लड़कियों के तो डिजाइनर कपड़े ही हर वीक चेंज हो जाएंगे, उनके डिजाइन चेंज हो जाएंगे। आदमियों के जनरली वही पैंटे पहन रहे हैं, कभी बेल बॉटम कर लेंगे, कभी छोटी मोरी, कभी बड़ी मोरी, कभी छोटी मोरी, कभी बड़ी मोरी, और कभी प्लेट डलवा ली, कभी प्लेट हटवा दी। इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। कभी शर्ट पे पीछे चेक ले लिया, प्लेन ले लिया, पीछे एक लाइन खिंचवा दी, नहीं खिंचवा दी, डबल पॉकेट, सिंगल पॉकेट, वो मतलब उनके पास होता ही नहीं। ऐसी रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होते नहीं। कमर्शियल हो गया, दुकान हो गया, मकान हो गया, और हमारे पास में एक ऑफिस हो गया। ये तीन चीजों में ही पूरा रियल एस्टेट घूमता रहता है। लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुका हूं कि फ्यूचर क्या होता है, किसी भी चीज का फ्यूचर क्या होता है। हाँ, अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सेल करते हैं या हम लोगों को पैसे कमाने हैं, तो मैंने आप लोगों को पैसे कमाने का एक फॉर्मूला बताया हुआ है। आप में से किस किस को शायद याद होगा। आप में से कोई मुझे चैट में बताएगा, मैंने आपको पैसे का ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है पैसे कमाने का। देयर इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। कि किसी को याद हो, मैं चैट में जरूर देखना चाहूंगा। कोलैबोरेशन था, याद करके बताओ बॉस, मुझे अच्छा लगेगा अगर किसी को मेरी बात याद होगी। सॉल्वेंसी नो, मैंने पैसे कमाने का लेवल नो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, पैसे कमाने का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है। पहले मार्केट में ये पता करो कि कहाँ प्रॉब्लम है, और वहां पर उसका सोल्यूशन दे दो। लैपटॉप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, बहुत पैसे बना रहा है। मोबाइल प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, बहुत पैसे। कार किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन थी, बहुत पैसे बना रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि कुछ प्रॉब्लम रियल एस्टेट में भी थोड़ी बहुत चल रही होंगी, थोड़ी बहुत नहीं, किसी सेक्शन में चल रही होंगी। तो इसी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर में एक प्रॉब्लम थी जो मेरे एंड पे मैं जानता था, और वो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आए हैं ब्रेकेट। ब्रेकेट जो कि अभी ऑनबोर्ड हो चुका है ईएक्सपी के अंदर में। और मैं उनका मैं वो एक्साइटमेंट नहीं खत्म करना चाहता, क्योंकि उनके हमें ये कहो कि हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज उनके को फाउंडर हमारे साथ में हैं। क्योंकि उन्होंने जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज वो को फाउंडर जो हैं कंपनी के, जो एक कॉन्सेप्ट लाए थे, उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। मैं उनकी बात को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा हूँ। और वो जिस अंदाज में बताएंगे, क्योंकि उनका बेबी है, उनका प्रोडक्ट है, तो वो उनसे बेहतर कौन बता सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था रियल एस्टेट में, कई सालों से चल रहा था, वो उसका एक बहुत सॉलिड सोल्यूशन लेके आए हैं। और अगर किसी भी चीज का कोई, कौन कौन गाइस मेरी बात से एग्री करता है, अगर आपके पास में किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होगा, तो वो प्रोडक्ट बहुत तेजी से मूव करता है। कौन कौन एग्री करता है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स एजीआर जो इस बात से एग्री करता है। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैं इनवाइट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्लीज, उनका नाम मयूर कपूर है, और बिकॉज हमने उनको फर्स्ट टाइम इनवाइट कर रहे हैं, तो प्लीज गाइस टाइप इन द कमेंट बॉक्स वेलकम मयूर। और इसके साथ ही मैं मयूर जी को हैंड ओवर करूंगा सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। एंड मयूर भाई, मैं आपको हाय, मैं भी पहली बार ही मिल रहा हूँ मयूर भाई से। माय नेम इज कुमार अमित, एंड और मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। जी मयूर भाई, ओवर टू यू, ओवर टू यू। मैं कोई भी बात बोल के, ज्यादा बोल के आपकी बात को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। आपके जो प्रोडक्ट है उसको मैं डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा। ज्यादा एक्साइटमेंट में मैं कुछ गलत बोल जाऊं, मैं वो भी नहीं चाह रहा। जी मयूर भाई।
जी अमित जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और आपने अनुराग जी को, जवाहर जी को भी थैंक यू मेरी तरफ से, दैट यू गाइस हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी कि हम अपना जो ये बिजनेस मॉडल है इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं अभी एक्चुअली वीडियो मैंने इसलिए ऑन नहीं किया बिकॉज आई एम एट होम करंटली। तो पहले उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आई एम नॉट इन दी वेल गुड सराउंडिंग्स। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से? एम आई ऑडिबल? यस हाँ जी, मेरे हाँ जी, या यस। ऑडिबल। जी जी। तो ब्रिकेट के बारे में मैं अगर स्टार्ट करूं तो बेसिकली ब्रिकेट इंडिया का आज की डेट में इट्स द लीडिंग प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म जो कि फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफर करता है हॉलिडे होम्स एंड वेकेशन होम्स में। सो व्हाट वी डू बेसिकली, हम लोग हर प्रॉपर्टी को 11 इक्वल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और हर फ्रैक्शन को कहते हैं ब्रिक। सो एसेंशियली एवरी प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 11 इक्वल ब्रिक्स। और जो वो प्रॉपर्टी होती है, हर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। और उस कंपनी का एक और टेक्निकल टर्म है जिसको हम एसपीवी बोलते हैं, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। और उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उस कंपनी के ही नाम पे करा दी जाती है और जितने भी 11 ब्रिक ओनर्स होते हैं वो उस कंपनी में बराबर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। दिस इज हाउ दे ओन द प्रॉपर्टी। अब जब एक 11 लोग जो ये ब्रिक ओनर बन जाते हैं तो वंस दे बिकम अ ब्रिक ओनर दे आर एंटाइटल्ड टू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है दैट एवरी ईयर दे कैन यूज देयर प्रॉपर्टी फॉर 30 डेज। हर साल वो अपनी प्रॉपर्टी को 30 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ हॉलीडे पे जा सकते हैं, अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को अपनी नाइट्स गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 30 डेज का राइट हर साल उनके पास रहता है उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है आजकल की लाइफ में, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई पूरे 30 डेज कंज्यूम ही कर ले। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 10 दिन यूज कर पाएगा, 15 दिन यूज कर पाएगा, या कभी टाइम होगा कि बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाया। तो जब भी कोई भी ब्रिक ओनर अपनी प्रॉपर्टी कंज्यूम नहीं करता है तो हम उस प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म रेंटल पे रेंट आउट कर देते हैं थ्रू एयरबीएनबी और अदर ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू। और उससे जो भी रेंटल इनकम जनरेट होती है वो हर फाइनेंशियल ईयर एंड में एज अ डिविडेंड सारे ब्रिक ओनर्स के अकाउंट में एज पर देयर यूजेस क्रेडिट कर दी जाती है। तीसरा बेनिफिट जो है हमारे मॉडल का वो ये है कि हमारी जितनी भी लिस्टेड प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर फ्रॉम द टॉप डेवलपर्स इन इंडिया। चाहे टाटा हाउसिंग हो गया, पूर्वांकरा हो गया, गोदरेज हो गया, उन सब की प्रॉपर्टी हम लिस्ट करते हैं। प्लस ये सारी प्रॉपर्टी को हम लोग 3 स्टार 4 स्टार बुटीक होटल की तरह फुल्ली फर्निश्ड और फुल्ली ऑपरेशनल बनाते हैं, जिसमें कि हम किचननेट, क्रॉकरी, कटलरी, लिनेन, टॉयलेटरीज प्लस प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डेली हाउसकीपिंग हो गई, 24/7 कंसियाज हो गया, और बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी। चौथा और सबसे अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन जो हमारे बिजनेस मॉडल का है वो है एक्सचेंज। ये कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस मॉडल है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अमित जी दिल्ली में रहते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूँ। अमित जी को लखनऊ घूमने आना है, मुझे दिल्ली घूमने जाना है, तो मैं अमित जी से बोलूंगा कि अमित जी आप मेरे घर पे स्टे कर लीजिए, मैं आपके घर पे स्टे कर लेता हूँ। सेम वे हमारी ब्रिक ओनर कम्युनिटी काम करती है। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग ब्रिकेट की प्रॉपर्टीज हैं या जो भी अपकमिंग ब्रिकेट की प्रॉपर्टीज हैं, सारे ब्रिक ओनर आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी स्वैप कर सकते हैं आपस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारी सारी लिस्टेड एसेट्स जो हैं वो एक रेसिडेंशियल एसेट्स हैं। सो अगर जो भी लोग रियल एस्टेट से एडवर्स होंगे, जो लोग भी रियल एस्टेट के बारे में जिनको आइडिया होगा, काफी टाइम से काम करते होंगे, तो उनको पता होगा कि रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होता है। तो सिमिलरली जो भी ब्रिक हमारा परचेज करता है तो टाइमली समय के साथ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है, सिमिलरली उसके ब्रिक की वैल्यू भी बढ़ती है। तो एक ब्रिक ओनर कभी भी फ्यूचर में अपने ब्रिक को लिक्विडेट करना चाहे तो कर सकता है, वंस जब उसकी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो जाती है और लाइव हो जाती है उसके बाद।
और इसमें लिक्विडेशन के टाइम पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है उसको दोबारा से स्टैम्प ड्यूटी और लीगल चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे हुई हुई है। तो उसको सिर्फ अपना शेयर ट्रांसफर करना है, जो लीगल एंटिटी है उस प्रॉपर्टी की वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे ही रहती है। इसमें इसके अलावा एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जनरली जब आप लोग रियल एस्टेट में कैपिटल गेन कोई कमाता है तो उसमें दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 30% होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 20% होता है। बट क्योंकि हमारे मॉडल में आप इक्विटी पे गेन कमा रहे हैं, तो वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यू जस्ट नीड टू पे 10% टैक्सेस ऑन योर प्रॉफिट। और ये जो भी हमारा पूरा बिजनेस मॉडल है, जितना भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ये पूरा टेक ड्रिवन है। हर ब्रिक ओनर को हम लोग हमारी एक रोबस्ट वेब ऐप है जो हम देते हैं, एक डैशबोर्ड देते हैं, जिस डैशबोर्ड के थ्रू वो अपनी प्रॉपर्टी की सारी एक्टिविटी अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ट्रैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू ग्रो होके अब कितनी हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम कितनी जनरेट हो रही है, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट कितनी है। वो उसी प्लेटफॉर्म से अपनी हॉलिडे बुकिंग्स भी करा सकते हैं और अपने हॉलिडे को एक्सचेंज भी कर सकते हैं दूसरे ब्रिक ओनर्स के साथ। बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जैसे फेसबुक है, जिसमें आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सेम वे कोई भी ब्रिक ओनर दूसरे ब्रिक ओनर से कनेक्ट होना चाहे तो इस प्लेटफॉर्म के साथ वो अपनी नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज आवर बिजनेस मॉडल। अब मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा कि आप लोगों को समझाने के लिए कि इस बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या है एंड व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड इन दी मार्केट। तो एज ब्रिकेट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 11 सालों से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग बेसिकली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए। और हिस्टोरिकल डेटा को अगर देखेंगे तो हमारा ये मानना है कि रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट एसेट क्लास एक ऐसा है जिसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है और जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता है। अब इस एसेट में भी जो सबसे अच्छा एसेट क्लास है वो है हॉलिडे होम। अब हॉलिडे होम एक वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस इसलिए है, इसके 3 फंडामेंटल रीजन है। सबसे पहला फंडामेंटल रीजन है लो एक्विजिशन कॉस्ट। लो एक्विजिशन कॉस्ट से मेरा मतलब है कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गोवा में एक प्रोजेक्ट है, टाटा हाउसिंग का प्रोजेक्ट है रियो दी गोवा। उसमें जो 2 BHK की यूनिट है उसकी कॉस्ट आती है लगभग 1 करोड़ रुपए। अगर लेकिन वो जिस स्टैंडर्ड की यूनिट है, जो एमिनिटीज उसमें ऑफर करी गई हैं, अगर इसी तरीके की यूनिट अगर आप किसी टीयर 1 सिटी या किसी मेट्रो सिटी में लेने जाएंगे तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपको खर्चा करने पड़ेंगे ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। बट क्योंकि जो हॉलिडे होम डेस्टिनेशंस होती हैं, सेकेंड होम डेस्टिनेशंस होती हैं, यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट ये सब अभी डेवलपिंग फेज में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली मेट्रो और टीयर 1 सिटी से कम रहते हैं। दूसरा रीजन है, दूसरा बेनिफिट है हॉलिडे होम एज एसेट क्लास को देखने का, हाई रेंटल रिटर्न्स। जनरली अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं आपने दिल्ली में या मुंबई में अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको आप रेंट पे उठाते हैं तो मैक्सिमम रेंटल रिटर्न जो आपको मिलेगा वो 2 से 3% मिलेगा। ये पूरे इंडिया में एवरेज है, इससे ज्यादा रेंटल रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म लीज पे, लॉन्ग टर्म रेंटिंग पे नहीं मिलता। इसी की कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आप हॉलिडे होम देखेंगे, वहां पे जो शॉर्ट टर्म रेंटल और एयरबीएनबी की जो ग्रोथ हो रही है इंडिया में, कम से कम 6 से 8% और ज्यादा से ज्यादा 16 से 24% तक का एनुअल रेंटल रिटर्न कमाया जा सकता है थ्रू दिस हॉलिडे होम एसेट्स, अगर प्रॉपर्टी ठीक तरीके से मैनेज्ड और मेंटेन रहती है तो। तीसरा रीजन है, फंडामेंटल रीजन है हॉलिडे होम को एक्वायर करने का, एक्सपोनेंशियल कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैं बताऊं आपको, गुड़गांव आज से 20-25 साल पहले गुड़गांव एक सेकेंड होम मार्केट हुआ करता था। दिल्ली वाले अपने फार्म हाउसेस बनाते थे वहां पे।
आज गुड़गांव का प्राइमरी मार्केट दिल्ली से भी बड़ा हो चुका है, और जिसने भी 20 साल पहले 15 साल पहले वहां पे इन्वेस्टमेंट किए थे, उनके रिटर्न्स 50 गुना 100 गुना तक हो चुके हैं। सिमिलरली लोनावला की बात की जाए तो लोनावला भी आज से 5-7 साल पहले एक सेकेंड होम डेस्टिनेशन कंसिडर किया जाता था। मुंबई और पुणे वाले एक वीकेंड गेटवे की तरह वहां प्रॉपर्टी खरीदते थे, बट जब से नवी मुंबई में एयरपोर्ट का प्रपोज हुआ है, बन रहा है, पुणे और नवी मुंबई के लोग अब लोनावला में अपना प्राइमरी होम बना रहे हैं। तो पिछले 5-7 सालों में आप देखेंगे वहां की प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं। सिमिलरली गोवा भी अब एक प्राइमरी होम डेस्टिनेशन में पैंडेमिक के बाद कन्वर्ट हो रहा है, इसी तरीके से हिमाचल है। तो ये 3 फंडामेंटल रीजन है व्हाई वी बिलीव कि हॉलिडे होम इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस टू ओन, टू इन्वेस्ट इन। अब इसका एक और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आता है कि अगर ये कितना अच्छा एसेट क्लास है, तो इंडिया में फिर भी 0.5% से भी कम लोगों के पास आज की डेट में अपना खुद का हॉलिडे होम है या इस तरीके की कोई एसेट ओन करते हैं। तो इसके पीछे 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू बाय हॉलिडे होम एज अ एसेट। उसकी 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी। इंडिया में लोगों को पहला ही घर खरीदने में 40-50 साल की एज तक पहुंच जाते हैं, तो सेकेंड होम या हॉलिडे होम खरीदना उनकी रीच के हमेशा से बाहर रहता है। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इनको मेंटेन करना, इनको मैनेज करना, क्योंकि हॉलिडे होम जो होते हैं वो आपके प्राइमरी होम से दूर होते हैं, तो इनको मेंटेन करना, इनका रख रखाव करना, इसमें टाइम जाता है, एफर्ट जाता है और पैसा भी लगता है। तीसरा रीजन है, तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अंडर यूटिलाइजेशन। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं सेकेंड होम प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये आप कोई भी बायर लेके पूरे 12 महीने तो रहता नहीं है। दे विल हार्डली यूज इट फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स और मैक्सिमम 3 मंथ्स। तो जो भी बाकी का टाइम होता है ये प्रॉपर्टी खाली रहती हैं, और वो कोई ना रेंटल रिटर्न जनरेट कर पाती हैं, ना कोई और यील्ड ओनर्स को दे पाती हैं। चौथा रीजन है इनकी बाइंग कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मान लीजिए एक दिल्ली के आदमी को गोवा में प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो उसको वहां के लोकल मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता, कौन सी लोकेशन अच्छी है, कौन सा माइक्रो मार्केट में कहाँ अप्रिसिएशन ज्यादा है। अगर उसको इंटरेस्ट भी है लेने में, तो उसको एक बार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 2 से 3 बार उसको ट्रैवल करना पड़ेगा गोवा, उसमें भी उसकी कॉस्ट लगेगी, उसमें भी उसका टाइम खर्चा होगा। तो ये 4 फंडामेंटल रीजंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से लोग हॉलिडे होम, सेकेंड होम में इन्वेस्ट कर नहीं पाते, क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है लोगों के लिए। इन्हीं चारों प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करने के लिए ब्रिकिट हम लोग लेके आए हैं मार्केट में, जिसमें हम लोग जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं चारों प्रॉब्लम के। पहली प्रॉब्लम थी अफोर्डेबिलिटी। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कोई गोवा में नहीं खरीद सकते ज्यादा लोग, बट 10 लाख रुपए का ब्रिक मोर देन 70% पॉपुलेशन इन इंडिया, नॉट 70%, आई वुड से 30% पॉपुलेशन कैन अफोर्ड। दूसरा प्रॉब्लम था प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का, मैनेज करने का। तो हम प्रॉपर्टी में प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टीम प्रोवाइड करते हैं, जो प्रॉपर्टी की पूरी देखभाल करता है, उसको मेंटेन रखता है, उसकी डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तीसरी प्रॉब्लम थी अंडर यूटिलाइजेशन की। तो जब भी आप प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर रेंटिंग योर प्रॉपर्टी ऑन योर बिहाफ एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। चौथी प्रॉब्लम थी बाइंग कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमने एक इतना रोबस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मिंत्रा, अमेजोन पे जाके आप लोग शॉपिंग करते हैं, वैसे ही आप ब्रिकिट की वेबसाइट पे जाके अब आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हमने पूरी सेल्स को, पूरा सिस्टम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत कन्वीनियंट तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ले आए हैं कि somebody sitting in US or Canada or Dubai can buy property in India with just a click of a button। और आज की डेट में हमें अभी 2 साल हुए हैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किए हुए। अभी वैलिडेशन की बात करें तो वी ऑलरेडी हैव क्रॉस्ड 800 ब्रिक ओनर्स एज ऑफ नाउ। हमारे पास 800 से ज्यादा ब्रिक ओनर हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे इंडिया से ही हैं। हमारे मैक्सिमम ब्रिक ओनर्स एनआरआईज हैं, यूएस, कनाडा, बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई। और अगर इंडिया में सिटीज में बात करूं, मेजर क्लाइंट्स जो हमारे हैं वो दिल्ली एनसीआर हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया। और इसमें जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात जो है, जो हमारे 800 क्लाइंट्स हैं, इसमें से 95% सेल्स ऑनलाइन है हमारी। यानी कि क्लाइंट विजिट नहीं करते हैं इसमें, दे सी दी प्रोडक्ट, उनको पूरी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से देखते हैं, एंड उसके बाद
दे टेक अ बाइंग डिसीजन ओवर अ कॉल, जिससे हमारी सेल्स साइकिल बहुत छोटी हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में सेल्स साइकिल बहुत लंबी होती है, बट क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन काम करता है, प्रॉप्टेक प्लेटफॉर्म है, ओवर दी फोन सेल्स होती हैं इसमें, इस वजह से इसकी सेल्स साइकिल भी बहुत ही इजी हो जाती है। So this is what Brickit is all about. This is how we are trying to democratize the holiday home market in India. और अभी हम बहुत सारी लोकेशंस इंडिया में भी लेके आने वाले हैं, प्लस अब्रॉड की भी लोकेशन हमारी पाइपलाइन में है। बट अभी जो सबसे मेजर मार्केट्स हैं इंडिया में, अगर हॉलिडे होम के मैं मार्केट की बात करूं रियल एस्टेट के पहलू से, तो 3 मार्केट सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट हैं, सबसे ज्यादा डिमांड और जिसमें प्राइस अप्रिसिएशन देखेगा इंडिया में। नंबर 1 इज गोवा, नंबर 2 इज कसौली, नंबर 3 इज कुन्नूर। तो गोवा और कसौली में अभी हम प्रेजेंट हैं। कुन्नूर में अभी हम वी आर फाइंडिंग आउट द राइट बिल्डर्स टू टाई अप विद। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे ये 2 डेस्टिनेशंस हैं जो कि हॉट सेलिंग डेस्टिनेशंस हैं, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन शेयर इट विद योर क्लाइंट्स ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट ब्रिकेट इज ऑल अबाउट। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं और कुछ आप लोग और जानना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग बताएं। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। मयूर, हमारे पास कोई पीपीटी है शेयर करने के लिए अभी? क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। तो मतलब क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी बार बार, क्योंकि थोड़ा विजुअल होता है तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। इज इट पॉसिबल कि हमारे पास आप कोई पीपीटी शेयर कर पाए? जी पीपीटी मैं शेयर कर देता हूं, बट मैं आपको ना डायरेक्टली आई शेयर यू, आई टेक यू टू दी वेबसाइट। तो वेबसाइट्स पे प्लीज। भी हमारी बहुत ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है। आपने स्क्रीन शेयर करी हुई, आप वेबसाइट खोल सकते हैं अपनी स्क्रीन पे www.brickit.com। ठीक है। Can we give access of the screen to Mayurji? Is it possible? मयूर जी को स्क्रीन का एक्सेस ऑलरेडी है? है मतलब तो वो होस्ट है? I'll share the screen. No, he is a co-host. Yeah. This is our website. This is how it looks. तो ये हमारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट है, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या आप मयूर जी? डुडलानी जी, ये फोन है मेरे ख्याल से फुल स्क्रीन ही है ये फुल स्क्रीन है। क्लियर नहीं हो रहा है इसमें? छोटा दिख रहा था, बहुत छोटा दिख रहा है, तो फोन है इसलिए मैं भी अमित जी आप शेयर करना चाहें अगर स्क्रीन, आप देख, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो। जी मैं करता हूँ। ओके। I think we should go on how it works.
आप मयूर जी जैसे स्क्रीन चेंज होती है, यू कैन स्टार्ट टॉकिंग मे बी एज यू सी द स्क्रीन्स। देखिए बहुत ही सिंपल है इसको समझना। इसमें सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि पहले मैं आप लोग को फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए इंडिया में जो लॉज हैं, प्रॉपर्टी के लॉज हैं, उसमें क्या कहते हैं कि कोई भी तरीके की फॉर्मेशन की ओनरशिप हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ओनरशिप हो, चाहे वो एक को ओनरशिप हो, या कुछ भी ऐसा हो, एक रजिस्ट्री एक पर्टिकुलर लोगों के नाम पे, मैक्सिमम 7 लोगों के नाम पे ही रजिस्ट्री हो सकती है। 7 लोगों से ज्यादा लोग अगर किसी भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, तो वहां पे उनके नाम पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी किसी भी मॉडल में अगर कोई भी प्रॉपर्टी कई लोग मिलके ले रहे हैं, अगर 7 या उससे कम ओनर है, तो उसको कहते हैं को ओनरशिप। और जब 7 या उससे ज्यादा ओनर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप। फ्रैक्शनल ओनरशिप के लिए अब हमारे मॉडल में क्या है, हम हर प्रॉपर्टी को 11 इक्वल फ्रैक्शंस में ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब नंबर 11 है तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए हमको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना होता है, जो कि हमारे केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कुछ भी हो सकता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक एलएलपी भी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। बट इस मॉडल को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, इसको और बेहतर से ऑपरेट करने के लिए, हम अपने मॉडल में हर प्रॉपर्टी के लिए एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस मॉडल कि हर प्रॉपर्टी को 11 इक्वल फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया, हर प्रॉपर्टी के लिए एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है और उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उस कंपनी के नाम पे करा दी जाती है। और वो जो 11 ब्रिक ओनर होते हैं उस कंपनी में बराबर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। दिस इज हाउ यू ओन द प्रॉपर्टी। सो दिस इज व्हाट इज फ्रैक्शनल ओनरशिप। अब आपने ओनरशिप ले ली है, आप एक ब्रिक ओनर बन गए हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि हर ओनर को हर साल 30 दिन मिलते हैं प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। वो अगर यूज नहीं करता है वो 30 दिन, तो वो बाकी जो भी उसके अंदर कंजप्शन डेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू रेंट आउट हो जाते हैं, थ्रू अदर जैसे मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, booking.com है, इन सब जगह वो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाते हैं और वहां से ये प्रॉपर्टीज अपने आप रेंटिंग के लिए, थर्ड पार्टी रेंटिंग के लिए लिस्ट हो जाती हैं, जहां से रेंटल इनकम भी जनरेट होती है। बट रेंटल इनकम का जो ये पोर्शन है, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है। दिस इज जस्ट अ चेरी ऑन टॉप। जो बेसिक एस्पिरेशन है, जो बेसिक ये बिजनेस मॉडल, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है तो ये कैपिटल गेन भी इसमें है, और क्योंकि ये हॉलिडे होम डेस्टिनेशन पे है तो हाई रेंटल यील्ड जनरेट करने का इनमें पोटेंशियल भी है। अगर मुझे आप लोग वन बाय वन, ये हमारे लिस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए अमित जी, एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मैं गोवा वाला ढूंढ रहा हूँ, ये कर रहे हैं गोवा वाला। हाँ, अरे वाह, गोवा वाला कर सकते हैं, अरोहा दी गोवा। यस। These are the pictures of the apartment. It's a 2 BHK अपार्टमेंट। ये एक गोवा में प्रोजेक्ट है, अरोहा दी गोवा के नाम से। ये पूर्वांकरा ग्रुप का प्रोजेक्ट है। पूर्वांकरा की अगर मैं बात करूं, इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी और साउथ के वन ऑफ द टॉप डेवलपर्स में से आते हैं। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट इनके डिलीवर हैं अभी तक इंडिया में। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 35 एकर्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट 1600 है और ये पूरा रिजॉर्ट थीम पे प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें 1.5 एकड़ का वाटर पार्क है इनसाइड द प्रोजेक्ट, और उसके बाद इसमें एक 5 स्टार होटल भी बन रहा है, पार्क होटल वालों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। सो इट्स लाइक अ सिटी विद इन अ सिटी। इस प्रोजेक्ट में जो अभी हमारे पास लिस्टेड यूनिट है वो है 2 BHK की यूनिट। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इसका पोजीशन जो है 2024 दिसंबर में प्रपोज्ड है। इसमें जो 2 BHK की यूनिट है ये 810 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है, 575 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है।
इसमें जो स्लीपिंग अरेंजमेंट है वो 4 एडल्ट एंड 2 किड्स का स्लीपिंग अरेंजमेंट है। और ये लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो डाबुलिम एयरपोर्ट के बिल्कुल हार्डली 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पे ही लोकेटेड है। आसपास में बिट्स पिलानी कॉलेज है, एमईएस कॉलेज है, प्रोजेक्ट के जस्ट बैक साइड में जुआरी रिवर है, और साउथ गोवा के पॉपुलर बीचेस से बहुत ही नजदीक है। हार्डली 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे बागमालो बीच है, 11 किलोमीटर पे कोलवा बीच है, 16 किलोमीटर पे बैनुलम बीच है। थोड़ा सा नीचे आएंगे अमित जी, इसमें ड्रैग करेंगे तो इसमें फिर और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और नीचे लेके आइए। अब ये इसका, क्योंकि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो जो इसका पेमेंट, इसकी जो ब्रिक वैल्यू, इसकी जो प्रॉपर्टी की बेसिक कॉस्ट है वो है लगभग 62-63 लाख रुपीज। अब इसकी जो हमारी ब्रिक की वैल्यू है वो 7,29,000 रुपीज है। तो ये समझना जरूरी है कि ये ब्रिक की वैल्यू 7,29,000 रुपए में इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। इस वैल्यू में सबसे पहले तो ब्रिक की बेसिक सेल्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, प्रॉपर्टी की बेसिक वैल्यू इंक्लूडेड है। उसके बाद इसमें कन्वेंस फी इंक्लूडेड है, जो हमारे चार्जेस हैं, जो हम एसपीवी फॉर्मेशन करते हैं, जो हम ये फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। प्लस इसमें रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी इंक्लूडेड है। प्लस इसके अलावा इसमें फर्निशिंग की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टीज फुल्ली फर्निश रहती हैं। और नीचे इसका जो है आपको पूरा पेमेंट प्लान दिख रहा है कि दिस इज द पेमेंट प्लान, कि कब कब किसको किसको पेमेंट करना है, किस किस डेट में किसकी क्या इंस्टॉलमेंट आती है। अब नीचे जाएंगे तो बाइफिकेशन ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, कितने की इसकी यूनिट की कॉस्ट है, कितना इसका जीएसटी और लीगल चार्जेस है, कितनी इसकी फर्निशिंग की कॉस्ट है, कितनी कन्वेंस फीस है, और कितना फैसिलिटेशन चार्जेस है, टोटल अमाउंट क्या होता है यूनिट का, और 1/11 करते हैं तो ये क्या प्राइस में आती है। सो दिस इज दी प्लेटफॉर्म, जहां से इफ समबडी वांट्स टू बुक द ब्रिक, आप यहीं पे जाके, अगर आप ऊपर देखेंगे अमित जी, बुक नाउ का बटन होगा, आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहीं से ही ब्रिक की बुकिंग हो जाती है। ये पूरा ऑनबोर्डिंग फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे यू कैन फिल इन द डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट, यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंटेशन, कौन सा प्रोजेक्ट ले रहा है, गो ऊपर ही अमित जी, ऊपर देखिए चेकआउट का बटन है, वहीं पे ही आपको सीधे इट विल टेक यू टू द पेमेंट लिंक, और कोई भी अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ही कैन ओन द ब्रेक। तो पर मयूर, इसमें मेरा एक सवाल है। फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट कर देता है क्लाइंट इसमें, तो वो करेक्ट, हमारे जो एजेंट्स हैं, जो जो काम कर रहे हैं, उनके करेक्ट। कोड में लगेगा, बिजनेस उन पे जाएगा, वो कैसे मैनेज होता है ईएक्सपी के द्वारा? आज ही हमारी एक्सपी की टेक टीम से कॉल हुई है मॉर्निंग में। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक्सपी का सीआरएम है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सीआरएम से। तो जो भी क्लाइंट की सेल आप कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप जो रहेगा, क्योंकि आपको अपने सीआरएम पे वो लीड रजिस्टर करनी पड़ेगी। ओके। कि ये मेरा क्लाइंट है, आपको बैकएंड से हमारा सीआरएम उसमें मिल जाएगा। आपको जहाँ पे अपनी लीड रजिस्टर करनी पड़ेगी, क्लाइंट का नाम, नंबर और मेल आईडी, ये कंपलसरी है कि उसका आपको डालना पड़ेगा। ये 3 चीजें। फिर उसके बाद जब यहाँ पे क्लाइंट की डिटेल भरेंगे और वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेल आईडी जब उस क्लाइंट की यहाँ पे डालेंगे, तो ये अपने आप फेच कर लेगा वहां से डिटेल, और अपने आप ये यहाँ पे कोड जनरेट कर देगा, पार्टनर का कोड, कि ये किसकी सेल है। ओके। तो अभी ये हम लोगों का आज ही हमारी पहले लेवल की कॉल हुई है, श्रेयस जी से बात हुई हमारी एक्सपी में आज, श्रेयस सेठी जी से। और हमारी जो टेक टीम है, उनके जो हेड है टेक टीम के, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये विद इन मतलब 3 से 4 दिन में, 5 दिन में मेरे ख्याल से ये इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू मयूर। मयूर, चैट में क्वेश्चंस हैं, आप वहां से क्वेश्चंस ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि माइक ऑफ है, क्योंकि सबके, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं माइक ऑन कर दूंगा, लेकिन काफी लोग बैठे हैं तो हौच पौच हो सकती है। तो अभी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रिक? तो ब्रिक बेसिकली 1/11 फ्रैक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिक। जो हम प्रॉपर्टी को 1/11 फ्रैक्शन करते हैं, तो हर फ्रैक्शन को हमने टर्म दिया है ब्रिक।
यानी कि एक प्रॉपर्टी को हम लोग 11 ब्रिक्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके मयूर, चैट में ये Q&A में चले गए आप, चैट में ओके। या मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ टुमारो ओनली वन ओनर वांट टू सेल आउट ऑफ 11 ओनर, हाउ विल दे सेल? हु विल बाय? करेक्ट। देखिए इसमें एग्जिट के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि विद इन दी कम्युनिटी, क्योंकि एक कम्युनिटी से आप एसोसिएटेड, ऑलरेडी आपके पास 1000-2000 ब्रिक ओनर है जो ऑलरेडी इस मॉडल में अटैच्ड है, तो पहले आप उसको वहां पे सेल कर सकते हैं, उनको लिस्ट कर सकते हैं। तो वो जो ब्रिक ओनर में अगर कोई इंटरेस्टेड होगा लेने में तो वो वहां से ले सकता है। दूसरा तरीका है कि आप, आज क्या हो गया, फ्रैक्शनल ओनरशिप इंडिया में काफी इवॉल्व हो गया पिछले 2-3 सालों में। इट्स ऑलरेडी $7.5 बिलियन इंडस्ट्री। तो जैसे मैजिक ब्रिक और 99 एकड़ एक लिस्टिंग पोर्टल्स हैं, ऐसे बहुत सारे पोर्टल आ गए हैं जहां पे सिर्फ फ्रैक्शनल लिस्ट होते हैं, जैसे coowners.com है, nobrokers.com है। इसके अलावा भी मैजिक ब्रिक्स ने भी अपना फ्रैक्शनल ओनरशिप का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। तो वहां से भी आप थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस पे भी इसको जाके सेल कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जहां से आप एग्जिट इसमें से कर सकते हैं। ओके सर, प्लीज आफ्टर फिनिश द सेशन, ओके शेयरिंग, आई एम राइट। what if two shared owner want to live in purchased home at the same time? What's the solution? देखिए हमारा जो बुकिंग सिस्टम है, ये इसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट स्टे। ये बुकिंग सिस्टम में जो एक ब्रिक ओनर है उसको प्रायोरिटाइज किया गया है। ये बुकिंग सिस्टम क्या करता है, ये हर साल 11 स्पेशल वीक्स बनाता है, जैसे कि न्यू ईयर हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, और हर एक स्पेशल वीक हर ब्रिक ओनर के लिए रिजर्व रहता है। तो एक स्पेशल वीक तो हर ब्रिक ओनर को मिल ही सकता है। उसके अलावा इसमें जो बुकिंग विंडो होती है वो 1 ईयर एडवांस से लेके 2 डेज इन एडवांस तक होती है। यानी एक ब्रिक ओनर अपनी डेट्स 1 साल एडवांस से लेके 2 दिन पहले एडवांस तक इसको बुकिंग करा सकता है। तो एज पर दी अवेलेबिलिटी, जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे इसकी बुकिंग कराएगा उसको बुकिंग मिलती है। और इसमें मिनिमम 1 कैन बुक मिनिमम 2 नाइट्स एंड मैक्सिमम 7 नाइट्स एट अ स्ट्रेच। एक साथ आप 7 रातों से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी पे नहीं रुक सकते हैं। Okay, sir, please. This is. Do that owner need to wait for rest tend to be available? For what? प्रॉपर्टी के लिए, रजिस्ट्री के लिए, वैलिड क्वेश्चन। मतलब एक ने बाय कर लिया आज, हाँ, एक आदमी था उसने फ्रैक्शन बाय कर लिया, तो वो 10 के लिए वेट करेगा? जी देखिए, इसका जो प्रोसेस होता है वो एसपीवी के थ्रू होता है। तो इसमें जब 11 ब्रिक ओनर्स ऑन बोर्ड हो जाते हैं उसके बाद हम एसपीवी की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सारे ब्रिक ओनर अपनी एसपीवी में ही पेमेंट डालते हैं और वही एसपीवी उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है। तो अगर हमारा अभी का रन रेट देखें तो हमने, और अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन आता अगर पूरे 11 नहीं हुए तो इसमें हम लोगों ने 90 दिन की साइकिल रखी है। अगर विद इन 90 डेज अगर किसी भी एसपीवी में 11 ओनर्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो 2 चीजें होती हैं, इधर ब्रिकेट पुट्स आवर मनी एंड एक्वायर दो शेयर, और वो प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं और बाद में ग्रेजुअली उसके ब्रिक बेचते हैं, या फिर हम वो पैसा 11% जो भी हमने बुकिंग अमाउंट लिया होता है 11% इंटरेस्ट के साथ हम रिफंड कर देते हैं। बट इन दोनों में से ही दोनों केसेस अभी तक 2 सालों में हमारे साथ नहीं हुए हैं कोई भी। हमारी सारी एसपीवी टाइमली कंप्लीट हुई हैं और सारे ब्रिक ओनर्स ने ही, मतलब हमने भी किसी भी अभी तक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या ऐसा टाइम नहीं आया कि हमको किसी एसपीवी को कंप्लीट करने के लिए पैसे डालने पड़े। ओके सर, या थैंक यू मयूर। क्वेश्चंस मेरे पास यही थे। बिट्स बिल्डर एक क्वेश्चन है, सो ओनर कैन स्टे 7 days एट स्ट्रेच। ओके यस, बिट्स बिल्डर से पहले प्रॉपर्टी बाय करता है फिर 11 लोगों को शेयर देता है, साक्षी ने पूछा है। साक्षी, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आपके 3 सवाल थे तो मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। आपने मुझसे बोला था कि मेरे या साक्षी। गुड इवनिंग सर।
गुड गुड इवनिंग। इवनिंग साक्षी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। सर मेरी 2-3 क्वेरीज थी। पहला तो ये कि मतलब पहले हम लोग बिल्डर से प्रॉपर्टी बाय करते हैं और बाद में उसके शेयर्स देते हैं, या पूरे 11 लोग होने के बाद ही हम बिल्डर से बाय करते हैं? जी, हम लोग पूरे 11 लोग होने के बाद ही बिल्डर से बाय करते हैं। हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी बाय या अंडर राइट नहीं करते हैं बिल्डर से पहले, क्योंकि ये एक प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म है। हम लोग, आप हमारी वेबसाइट पे हमारा डिस्क्लेमर भी पढ़ेंगी, तुमने वहां पे लिखा हुआ है कि वी जस्ट ब्रिंग इन लाइक माइंडेड पीपल। जब लोग आ जाते हैं उसके बाद ही हम यूनिट एक्वायर करते हैं। हम पहले से कोई भी प्रॉपर्टी लेके नहीं रखते हैं। ओके, ठीक है सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे 11 महीने का हम लोगों ने ड्यूरेशन बनाया 11 लोगों के लिए 30 डेज का। सपोज पूरे साल में वो 5 मंथ ही रेंट पे लोग रहते हैं, ओनर्स रहते हैं, या 4 मंथ्स ही रहते हैं, तो बाकी का ड्यूरेशन हम लोग को कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ड्यूरेशन को हम लोग रेंटल करने वाले हैं? देखिए, जो हमारा बुकिंग सिस्टम है वो पूरा ऑटोमेटेड है, उसमें किसी को डिसाइड नहीं करना है। ये बुकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मैंने आपको एक तो यूसेज का बता दिया कि 1 साल पहले एडवांस बुकिंग, 2 दिन से पहले एडवांस बुकिंग। अब ये जो रेंटिंग का है, ये 30 डेज की साइकिल पे हमारा सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज है 14 जनवरी है, 13 जनवरी है, और अगर 13 फरवरी की प्रॉपर्टी किसी भी ब्रिक ओनर ने बुक नहीं करी है, तो ये सिस्टम अपने आप उस प्रॉपर्टी को 140 से ज्यादा पोर्टल में लिस्ट कर देता है रेंटिंग के लिए, जिससे कोई थर्ड पार्टी उसको बुक करा के वहां पे स्टे कर सकती है। ओके सर, बट अगर वो सिर्फ 15 दिन का टाइम रहता है ऐसा, या 10 दिन का ही रहता है, तो वो शॉर्ट टर्म को फिर ऐसे ही रहता है, राइट? जी, वो जैसे एक प्रॉपर्टी ओनर अब ने बुक की सिर्फ 7 दिन के लिए, उसका डेट 20 को कंप्लीट हो गया, सेकंड ओनर का फर्स्ट से है, तो वो 10 डेज फ्री रहेगा प्रॉपर्टी। करेक्ट। तो वो जो भी डेट फ्री बीच में रहती हैं, ये सिस्टम अपने आप उन डेट्स को ऑब्जर्व करके उसमें लिस्ट कर देता है। ओके। वो मोर देन 140 पोर्टल्स हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी लिस्ट होती है रेंटिंग के लिए। ओके। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि EXP के पोर्टल पर हमको लीड हमारी बाद में अपलोड करनी पड़ेगी, बट मार्केट में थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट हमें बोलता है हम मिलेंगे देखेंगे, बट वो बिना बताए डील्स हो जाती है, तो वो जी, तो इसमें हम बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। ये ऐसा पास्ट में हुआ भी है कि किसी भी चैनल पार्टनर की लीड है और उसने डायरेक्टली वेबसाइट से बुकिंग करा ली या हमारे यहाँ डायरेक्टली कॉल करके, तो हम लोग 30 डेज की लीड सिक्योरिटी देते हैं। 30 डेज की आपने अगर आज अपने CRM पे लीड आपने कोई भी अपडेट कर दी है, उसका नाम नंबर और कर दिया है, तो 30 दिन के अंदर अगर वो ब्रिक लेता है तो वो आप ही में काउंट होगा, किसी और में काउंट नहीं होगा। ओके, तो मतलब हमें जो भी कस्टमर पे रहता है कि वो ले सकते हैं, वो सारी लीड्स अपलोड करनी है? जी, जो भी आप जितना प्राइमरी फिल्टर्ड लीड अपलोड करेंगी उतना ही आपके लिए मॉनिटर करना, फॉलोअप करना इजी है। अगर आप सेकेंडरी डेटा अपलोड कर लेंगी तो फिर आप ही को और दिक्कत होगी। सबके लिए है। हाँ, सबको फॉलो अप करना कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं जेन्युइन है। तो प्रोस्पेक्टिंग करिए, लीड अपलोड करिए और उसके बाद फोकस है। इसमें मैं आप लोगों को अगर एक सेल्स टिप देना चाहूँ तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सेल्स टिप देना चाहूंगा कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही है अब तक की, जो भी हम लोगों ने ब्रिक सेल किए हैं, देखिए हमारा कोई भी कॉमसेट नहीं है, यानी कि ब्रिकेट के पैरेलल में कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने किसी को भी, अगर आपने एक बार ब्रिकेट बता दिया है और उसने प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो कभी ना कभी आके आज नहीं लेगा तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1.5 साल पहले का क्लाइंट आके ब्रिक खरीदता है। तो अब आपको, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली है तो यू हैव टू बी विद बिहाइंड कंसिस्टेंटली। आप उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके डेली अपडेट्स भेजिए। आप एक ग्रुप कीजिए जो ब्रिकेट्स के क्लाइंट हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके 70% कन्वर्जन आपको मिलेगा इसमें, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फॉलो अप रखना पड़ेगा। फॉलो अप रखना पड़ेगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, उसको भी समझने में टाइम लगेगा, वो भी स्टडी करेगा, अपनी R&D करेगा। जो आपके पुराने क्लाइंट हैं जिनको आपने एक हाई वैल्यू का एसेट बेचा हुआ है, 50 लाख का किसी को घर दिलाया, 1 करोड़ का घर दिलाया, वो आपकी फेस वैल्यू पे बाय कर लेगा क्योंकि ही ट्रस्ट यू। यस सर। करेक्ट। बट अगर आप नए प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग, या तो वो प्रोस्पेक्ट इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि उसको फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए।
Okay. और नहीं है फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में, तो यू हैव टू गिव हिम टाइम टू स्टडी, उसको कन्विक्शन आने दीजिए। और हमारा प्रोडक्ट फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है कि अगर वो उस पे R&D करेगा, ऑनलाइन भी सर्च मारेगा, तो ही गेट टू नो कि यस दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच इज कमिंग अप इन द मार्केट विच इज ग्रो। और 30% CAGR के हिसाब से इंडिया में ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। तो आप लोगों को बहुत, और अभी हम लोग भी काफी सारा मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ATL एड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो वील सपोर्ट यू ऑल अराउंड फ्रॉम इट। बस आपसे यही है कि वेन एवर यू हैव एनी प्रोस्पेक्ट, उसको रजिस्टर जरूर करिए CRM पे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू गो आफ्टर। मतलब अगर आपको सेल क्लोज करनी है तो उसका पहला स्टेप यही है कि CRM पे आप क्लाइंट रजिस्टर करें। ओके सर, और इसमें लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ब्रोकरेज का सर कैसा क्या है, या बाद में वो आपको टाइमली EXP के पोर्टल पे अपडेट मिलती रहेगी। प्रोजेक्ट वाइज डिफर रहते हैं, स्लैब अलग अलग होते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो वो आपको अपडेट EXP के पोर्टल से आप लोगों को वहां पे जो हमारे पुराने भी प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं अभी आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखा देगा कि इस प्रोजेक्ट पे कितना कमीशन है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। मयूर जी, जी I just want to introduce myself. मेरा नाम जवाहर डोडानी है जी सर। and I am with EXP for last जब से लॉन्च हुआ है। and you know कि मैंने आपसे 5 ब्रेक्स ली हुई है। Correct. and अभी मैंने 2 दिन गोवा विजिट किया, सब प्रोजेक्ट्स देखे। पर्सनली मैं USA से हूँ 40 साल से। तो एक पॉइंट आपने डिस्कस नहीं किया है जो है कि अपने एट द एंड जब यूनिट सपोज सेल करना गया, जो 70% का जो क्लॉज है आपका, वो थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। 70% का क्लॉज मैं समझा नहीं। वो जो अब जब सपोज किसी को सेल करना है हाँ, टोटली, नॉट इंडिविजुअल ब्रेक, हाँ, 7 ब्रेक ओनर्स कैन डिसाइड टू सेल द होल ब्रेक। सपोज कोई यूजर आ जाता है, डबल टेबल प्राइस हो गया है, उनको सारा यूनिट बेचना है। करेक्ट करेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो हमारा जो 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 ओनर्स होते हैं, एक ब्रिक ओनर जो होते हैं, ये 11 ब्रिक ओनर एक प्रॉपर्टी में, तो वो एक SPV के ओनर होते हैं। तो हमारा SPV से एक एग्रीमेंट होता है कि 7 साल तक आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। यानी कि ये 11 ब्रिक ओनर्स मिलके चाहें कि हम प्रॉपर्टी एज अ होल बेच सकें, तो 7 साल का लॉक इन पीरियड होता है प्रॉपर्टी पे। क्योंकि ब्रिकेट भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है उस प्रॉपर्टी पे, अपने एम्प्लॉयज रिक्रूट करता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए सेटअप बनाता है, सारी चीजें करता है। हाउएवर आप अपना ब्रिक कभी भी सेल कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी एज अ होल सेल करने के लिए 7 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 7 साल बाद क्या होता है, हम हमारे प्लेटफॉर्म पे वी डू अ वोटिंग कि जो ब्रिक ओनर्स हैं 11, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने साथ, तो अगर 7 या उससे ज्यादा ब्रिक ओनर उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में हम उस प्रॉपर्टी को एज अ होल सेल कर देते हैं, और जो भी उस समय की मार्केट वैल्यू होती है वो सारे ब्रिक ओनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। राइट। एंड आपका वो भी है ना कि अगर सेल करते हैं तो मिनिमम रिटर्न इन्वेस्टर्स को निकलना चाहिए। वो हमारा करेक्ट हम्म। करेक्ट, वो हर्डल फी हमारा जो एक रेवेन्यू मॉडल है, अब ये पूरा बिजनेस हम कर रहे हैं, तो हमारी भी कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि हम भी एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बनाएं, हमें भी प्रॉफिट हो। तो हमारा जो मेजर प्रॉफिट है जो हम लोग सीख कर रहे हैं लॉन्ग रन में, वो हमारी हर्डल फी है। ये हर्डल फी क्या होता है कि जब भी हम इस प्रॉपर्टी को एग्जिट करते हैं, या हमारे ब्रिक ओनर जब भी अपना ब्रिक या प्रॉपर्टी एज अ होल सेल करते हैं, तो हमने एक बेंचमार्क सेट किया है कि 11% ईयर ऑन ईयर का रिटर्न उनको मिलना चाहिए। अगर 11% से कम रिटर्न उनको आता है अपनी प्रॉपर्टी सेल करते समय, तो हम उनसे कोई भी हर्डल फी या कोई भी अपनी कमीशन वगैरह चार्ज नहीं करते हैं। बट अगर हमने 11% का बेंचमार्क अचीव कर दिया और उनका रिटर्न 11% या उससे ज्यादा ईयर ऑन ईयर आता है, तो जो भी उनका प्रॉफिट अमाउंट है उसका 25% हम एज अ हर्डल फी चार्ज करते हैं। ओनली एंड ओनली इफ द ईयर ऑन ईयर रिटर्न इज 11%। मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने 10 लाख रुपए का ब्रिक खरीदा है किसी ने ब्रिकेट से, और 3 साल बाद या 5 साल बाद वो ब्रिक उसने 20 लाख रुपए का बेच दिया,
तो 11% रिटर्न के हिसाब से 5 साल बाद उस ब्रिक की वैल्यू होनी चाहिए थी 16 लाख रुपए, बट वो बिका है 20 लाख रुपए का। तो जो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है उनको, उसका 25% यानी कि 1 लाख रुपए ब्रिकेट चार्ज करेगा एज अ हर्डल फी। राइट। दिस इज व्हाट आवर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, जिसके लिए हम लोग ये पूरा बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। और जो आपने ब्रिक की वैल्यू का ब्रेकडाउन दिखाया था, करेक्ट। एक बात और क्लियर कीजिए कि आप जो परचेज प्राइस होती है आपके बिल्डर के डेवलपर के साथ, उसमें आप कुछ ऐड नहीं करते हैं, एस्केलेशन नहीं करते हैं प्राइस को। यस, वी डोंट डू एनी प्राइस स्पेकुलेशन, अगर क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। मैंने जैसे बताया कि हर बिल्डर, हर ब्रिक ओनर को हम लोग एक वेब ऐप देते हैं। उस वेब ऐप में उस ओनर को सब कुछ पारदर्शिता के साथ सब कुछ दिखता है। उस वेब ऐप में उसकी रजिस्ट्री की कॉपी अपलोड होती है, उसका अलॉटमेंट लेटर अपलोड होता है, उसको सब कुछ पता होता है कि ये प्रॉपर्टी बिल्डर से कितने में खरीदी गई है, कितने रुपए रजिस्ट्री में लगे हैं, कितने पैसे स्टैम्प ड्यूटी में लगे हैं, कितने रुपए की फर्निशिंग हुई है, सब कुछ उसको अपने डैशबोर्ड पे दिखता है। यानी कि 1 रुपए की भी हेरा फेरी इसमें कोई नहीं कर सकता है। अगर ब्रिकेट 10 रुपए का बल्ब भी चेंज कर रहा है प्रॉपर्टी पे और वो इस कंपनी से 10 रुपए निकाल रहा है, तो वो 10 रुपए का बल्ब का बिल भी अपलोड होगा आपके डैशबोर्ड पे। राइट। एंड दूसरा है प्रोटेक्शन। जैसे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं, उसमें जो 11 ब्रेक ओनर्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, एंड आपका रिप्रेजेंटेटिव या आप मैनेजर होते हैं। तो और एवरी जो ब्रेक होती है, सारे एक प्रॉपर्टी 1 यूनिट, उसकी अलग अलग आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं, एंड आप उस प्राइवेट कंपनी में ओनली मैनेज कर सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं बेचने का, डूइंग समथिंग एल्स। तो प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया है, बिकॉज एक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका थोड़ा बताइए। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो इंडिया में जो एमसीए के लॉज हैं, उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो सबसे अच्छी खास बात है वो ये है कि इसमें मैनेजर कोई और हो सकता है और मालिक कोई और हो सकते हैं। तो ये जो 11 शेयर होल्डर्स होते हैं, ब्रिक ओनर्स होते हैं, ये उस प्रॉपर्टी के शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं। और हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर भी रिक्वायर्ड होते हैं जो वो कंपनी चलाएंगे। तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो 2 डायरेक्टर होते हैं वो ब्रिकेट के ही एम्प्लॉयज होते हैं। एक एम्प्लॉय होता है जो कि प्रॉपर्टी मैनेजर होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करता है डे टू डे। दूसरा जो डायरेक्टर होता है वो अकाउंट्स मैनेजर होता है, जो इसका पूरा हिसाब किताब, इसकी बुक्स मेंटेन करता है। इसका एक और एडवांटेज, इन दोनों को कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। अगर इनको कुछ भी प्रॉपर्टी बेचनी है या कुछ भी करना है तो इसमें बोर्ड रिजोल्यूशन जरूर लगता है, यानी कि सारे 11 के 11 ब्रिक ओनर्स की सहमति होनी चाहिए, तभी ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बहुत अच्छी खास बात है कि जितने भी ब्रिक ओनर्स होते हैं वो लिटिगेशन से भी बाहर रहते हैं। मान लीजिए इतनी प्रॉपर्टी पे इतना कंजप्शन हो रहा है, इतने लोग आके रुक रहे हैं, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो कल को कुछ भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो सकती है, कोई चोरी हो जाए, मर्डर हो जाए, रेप हो जाए। अगर इस तरीके के कोई भी लिटिगेशन इशू आता है प्रॉपर्टी में, तो भी ब्रिक ओनर इस लिटिगेशन इशू से बाहर रहते हैं। जो भी कंसेंसस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर फेस करेंगे प्रॉपर्टी के, ना कि शेयर होल्डर्स। राइट। एंड आपके डैशबोर्ड पे 11 ब्रेक ओनर्स होते हैं, उन सबका कम्युनिकेशन के लिए भी आपने बहुत अच्छा डैशबोर्ड बनाया है, ऐप बनाई है। करेक्ट। आप लोग एक दूसरे से जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के कनेक्ट हो सकते हैं, वैसे ही हमारी वेब ऐप के थ्रू भी आप अपने को ओनर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मेल से, व्हाट्सएप से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी हमारे ब्रिक ओनर्स हैं, दे ऑल आर वेरी अफ्लुएंट बायर्स, तो इसमें एक अच्छा नेटवर्किंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोगों से आप कनेक्टेड हैं और आप लोग मिलके एक एसेट ले रहे हैं, एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं, एक कंपनी में बन रहे हैं, तो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, जो आपको और भी बहुत सी चीजों में आपको फायदा करेगी। आप अगर कोई बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस ग्रो करने में फायदा करेगी। आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो दे ऑल पीपल, आज की डेट में कहते हैं जो नेटवर्क इज योर नेटवर्क।
तो आप अपने ही लाइक माइंडेड पीपल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, उन्हीं के मतलब दिस यू नो गेटिंग एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, और उनसे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप बना रहे हैं। हाँ, और जैसे मैं एजेंट भी हूं और ब्रेक ओनर भी हूं, तो मैं एजेंटों को ये बात बताना चाहूंगा कि सपोज आपने मुझे एज ए क्लाइंट फाइंड किया होता, मैंने एक ब्रिक लिया होता, उसके बाद मैंने 4 ब्रिक और लिए हैं, तो उनका भी कमीशन उस एजेंट को जाएगा, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। अब जब भी जो हमारा जो CRM है उसमें क्या है कि उसमें हमने एक और रेवेन्यू मॉडल भी रखा है सारे एजेंट्स के लिए फॉर अ लॉन्ग रन। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रियल एस्टेट में ये भी है, अगर मैं, क्योंकि मैं खुद 11 साल मैं रियल्टर रहा हूँ, मैं खुद एक ब्रोकर रहा हूँ, मैंने प्रॉपर्टी बेचने, मैंने भी अपना करियर एज अ ब्रोकर ही शुरू किया था। तो जो रियल एस्टेट में काम करने की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, एवरी डे यू नीड टू रिपीट द सेम प्रोसेस, नए प्रोस्पेक्ट ढूंढो, फिर उन लोगों को बेचो, फिर वही प्रोसेस। बट कब तक करेंगे आप? जब तक 5 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, 15 साल करेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भी लगेगा कि देयर इज समथिंग, एक ऐसा फनल होना चाहिए जहां से आपको कंसिस्टेंटली एक रिकरिंग रेवेन्यू पैसिव इनकम जनरेट होती रह रही है। तो इसमें हमने उस चीज का भी ध्यान रखा है। हमने क्या किया हुआ है अपने CRM पे कि जो भी ब्रिक्स आप सेल करते हो, एक तो वो क्लाइंट आपका परमानेंट हो गया, दूसरा उसकी जो नाइट्स भी हैं वो भी हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। वहां से आप उस नाइट्स को भी सेल करके एज अ ट्रेवल एजेंट जैसे रूम नाइट सेल करते हैं, आप उन नाइट्स को भी सेल करके एक रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं समझे। वो तो आई थिंक आपने बोला कि 200 साइट पे हम लिस्ट करते हैं जैसे एयरबीएनबी है, बिल्कुल। तो बट उसमें अगर रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? उसमें रेवेन्यू ऐसे जनरेट होगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी ब्रिक ओनर अपनी प्रॉपर्टी खुद भी रेंट कर सकता है, राइट। तो मान लीजिए आपके पास, आप एक एजेंट भी हैं, आपके पास अपनी नाइट्स भी हैं, अब आपके पास 5 ब्रिक हैं, यानी आपके पास 150 रूम नाइट्स हैं। अगर एक एवरेज रूम नाइट की वैल्यू आप खुद प्रॉपर्टी देख के आए हैं, 5,000 रुपए तो होगी पर नाइट की वैल्यू। श्योर। 5,000 रुपए इंटू 150 कर लीजिए, आपके पास कितनी रुपए की नाइट्स हो गई? 7.5 लाख रुपए की नाइट्स हैं, राइट। करेक्ट। अब ये अब हमारे प्लेटफॉर्म से आप बेच रहे हैं तो वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली बिक रही है। बट अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, आप मान लीजिए हैं, तो आप ये नाइट्स बेच के भी तो कमीशन अलग से कमा सकते हैं। तो इस जो नाइट्स अपने एयरबीएनबी से करते हैं, जो लोग एयरबीएनबी कमीशन काटती है, राइट? राइट। हाँ, तो वही कमीशन आप बता रहे हैं कि हम भी कमा सकते हैं। करेक्ट 15% कमीशन, अगर आप कोई भी नाइट आप बेच रहे हैं तो 15% कमीशन उसका आपको भी मिलता है। अच्छा, ठीक है। नहीं, वो बहुत अच्छा है। ओनली थिंग आई वांट टू से कि मैं अभी मैंने एक ब्रिक से स्टार्ट किया था। मैं यूएसए में रहता हूँ 40 साल से, और मैंने अभी 4 ब्रिक्स और लिए, 5 ब्रिक्स लिए। तो मैं खुद ही एजेंट हूँ, तो मैं खुद ही कमीशन कमा रहा हूँ। लेकिन ये कमीशन का बहुत बढ़िया सिस्टम है, बिकॉज एक दफे आपने एक क्लाइंट को एक ब्रिक बेचा, चांसेस आर वो लोग ज्यादा ब्रिक बेचेंगे, एंड पॉसिबली उनका रेफरल बिजनेस आएगा, उनके दूसरे क्लाइंट्स का पोटेंशियली आपके थ्रू जाएगा। एक तो वो है। दूसरा, मैंने सब प्रोजेक्ट्स में गोवा मैंने देखे बगैर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब मैं इंडिया आया वहां हूँ एंड मैं गोवा गया 2 दिन, तो वहां पे वन ऑफ द अनदर पार्टनर आकाश जी मेरे साथ थे दोनों दिन। मुझे सब प्रोजेक्ट्स दिखाए, और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स हैं सब। मुझे एक प्रोजेक्ट जो लिया नहीं है लोग ने, अभी तक साइन अप नहीं किया, वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने बता दिया। तो आई थिंक दैट वाज वन प्रोजेक्ट विच दे आर आल्सो डिसाइडिंग नॉट टू डू इट। बट बाकी जो 3 प्रोजेक्ट हैं गोवा में, इट इज अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स हैं, एंड बड़े बड़े बिल्डरों के साथ है, एंड प्लस जो लोकेशंस हैं, एवरीथिंग इज प्रीटी डैम गुड। ओके, तो मैं खाली यही बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। एंड जब मैंने अमित जी से बात की थी इसके बारे में, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा था जब मैं दिल्ली में उनसे मिला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हुआ। मैंने कहा चलो मेरे को गोवा जाने दो बिफोर वी प्रेजेंट दिस टू आवर टीम एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मैं गोवा भी जाके आया, मैं मिला हूँ दोनों से, मयूर जी से और आकाश जी से, एंड अमित जी भी मिला। तो प्रोजेक्ट इज वेरी गुड, इट इज अ बिग पोटेंशियल, स्मॉल
डॉलर प्राइस वैल्यू है, लेकिन कमीशन भी अच्छा है। अभी मुझे भी एकदम मालूम है एक दो का, इट्स एनीवेयर फ्रॉम 5 to 6%, 7%। इट्स प्रीटी डैम गुड कमीशंस। हर प्रोजेक्ट पे डिफरेंट होने वाला है, एंड दे आर वेरी फेयर ऑन द कमीशंस आल्सो, एंड इट्स इजी टू सेल। फिर बाद में मल्टीपल बिकता है तो आपको कमीशन आते रहेंगे। तो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। और एनी अदर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, एंड Mayur ji, if you want to add anything else. I just wanted to say, to sell this product, इसकी जो सबसे अच्छी एडवांटेजेस हैं दिस प्रोजेक्ट को आप ओवर द फोन सेल कर सकते हैं। आपको विजिट नहीं करानी है, एफर्ट बहुत कम है। इसमें बस आपको जो मेन चीज पे फोकस रखना है वो कंसिस्टेंसी। एंड सेल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने अपने करियर में सीखी कि नॉलेज इज पावर। तो जितना आप नॉलेज लेंगे, जितना आप इसके बारे में जानकारी करेंगे, फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में, ये कोई नई चीज नहीं है। 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है, इंडिया में भी पिछले 20 सालों से चल रही है। आज की डेट में ऑलरेडी 100 से ज्यादा फ्रैक्शनल ओनरशिप की कंपनीज हैं इंडिया में। एंड वी आर दी ओनली एंड दी लीडिंग वन हु इज डूइंग इन दिस रेसिडेंशियल मार्केट। बाकी जितनी कंपनी है कॉमर्शियल में करती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग ग्रेजुअली से सीखेंगे भी। आप लोगों को एक नया तरीका सेल्स करने का पता लगेगा। और ये सबसे मेन चीज है, लॉकडाउन प्रूफ बिजनेस मॉडल है। आप अभी लॉकडाउन, ओमिक्रॉन, थर्ड वेव आ रही है, विजिट बंद हो जाएंगी, लोगों का निकलना बंद हो जाएगा, बट हमारे प्रोडक्ट की सेल लॉकडाउन में, जितने भी 2 लॉकडाउन हुए हैं, हमने देखा है कि हमारी सेल और बढ़ जाती है लॉकडाउन में। क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के लिए, लोग अपने घर में जब बंद होते हैं तो उनको लगता है यार कोई और एक ऐसी जगह होनी चाहिए थी जहां हम जाके थोड़े दिन रह सकते। दूसरी चीज, ये फोन पे बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है कि आपको किसी को विजिट कराना हो या फिजिकली मिलना हो। तो इसमें जो मेन की स्ट्रेंथ है वो है प्रेजेंटेशन स्किल, टेलीकॉलिंग स्किल्स आपको चाहिए अच्छे से, कि आप फोन पे अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकें, लोगों को प्रोडक्ट समझा सकें। और वेबसाइट पे अगर किसी को भी आप ले आते हैं तो वेबसाइट पे इतनी ट्रांसपेरेंसी हमने दी हुई है कि वहां से और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके बायर का। और हमारे बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी हैं, हमने इसको समझाने को जितना इजी कर सकते थे हमने किया हुआ है ऑलरेडी। फिर भी आप लोगों के जो भी फीडबैक्स होंगे, जो भी होगा, तो विल सपोर्ट यू। हर तरीके से हमारी तरफ से आप लोगों को पूरा सपोर्ट रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा, यू एब्जॉर्ब्ड इट आल्सो। और आप लोगों के लिए भी, मतलब यू बीइंग, आप लोग एजेंट हैं या कुछ भी हैं, बट अगर आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे इस प्रोडक्ट में तो आपकी भी एस्पिरेशन कहीं ना कहीं है, यू ऑल्सो फील लाइक बाइंग इट। जैसे जवाहर जी ने 1 ब्रिक से स्टार्ट किया था, आज 5 ब्रिक लिए हुए हैं। हमारा जो भी ब्रिक ओनर ऑन बोर्ड होता है वो हमसे इस कमिटमेंट के साथ ऑन बोर्ड होता है कि अगले 2 साल में मैं 10 ब्रिक खरीदूंगा या 20 ब्रिक खरीदूंगा। और नहीं, अगर सामने वाला नहीं बोलता है तो हम उसको कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि सर अगर आप हमारा 1 ब्रिक लेके एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद लाइफ में अगर रियल एस्टेट में पैसा लगाओगे तो सिर्फ ब्रिक ही खरीदोगे और कुछ नहीं खरीदोगे। सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट इट इज। बस शुरू में पहला स्टेप हमेशा हर चीज का हार्ड होता है। तो पहला स्टेप भले ही थोड़ा सा आप लोगों को शुरू में पहला अपना ब्रिक बेचने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, बट आगे की रोड विल बी वेरी स्मूथ। और अभी हम लोग भी जितना एग्रेसिवली मार्केट में जा रहे हैं, जितना मार्केटिंग और एटीएल वगैरह का हम लोग का प्लानिंग चल रहा है, तो उससे भी आप लोगों को काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी बूस्ट मिलेगा इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। और बाकी आप लोग, मयूर जी, एक सवाल मेरा था, क्या हाँ अगर कोई बायर ब्रिक को डायरेक्ट अप्रोच करता है तो क्या रेट उसे कम मिलता है थोड़ा सा, या एजेंट उससे जो अप्रोच करता है? नहीं, हम लोग का देखिए, मैं खुद एक एजेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर हम सस्ता देंगे तो कोई आपसे क्यों लेगा। तो अगर बिल्डर ही अपना माल सस्ता बेचने लगा तो बल्कि हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग एमआरपी पे पुश करते हैं। ऑफर प्राइस, अगर जब तक कोई हमारी वेबसाइट पे जाके ऑफर प्राइस हमारे नहीं देखता है, वी डोंट डिस्क्लोज आवर ऑफर प्राइजेस। और सबके लिए प्राइसिंग सेम रहती है। इसमें जैसे मैंने बताया, वी डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, हम प्राइस स्पेकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि जो कि एसपीवी फॉर्मेशन के थ्रू ही सारी यूनिट लॉगिन हो रही हैं, तो क्लाइंट को सब पता है कि हमने किस चीज का कितना पैसा लिया है। हाँ, एक दो और क्वेश्चंस आए हैं चैट में जी। आई जस्ट ज्वाइन, प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग। वो तो रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे सबसे सर। मयूर अभी सर, हाँ जी, मयूर सर, साक्षी सर, रिफंड पॉलिसी क्या है? सपोज क्लाइंट बाय करता है और बाद में उसका माइंड चेंज हो जाता है तो? देखिए, रिफंड पॉलिसी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है। जो हमारा बुकिंग अमाउंट है, हम लोग बिल्कुल भी रिफंड नहीं करते हैं, दैट इज नॉन रिफंडेबल। क्योंकि वी हैव बीन यू नो हमारे, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे ही वो ऑनबोर्ड होता है, हम डिजिटल सिग्नेचर, एसपीवी फॉर्मेशन और वो सारे खर्चे कर देते हैं। तो बुकिंग अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। क्लाइंट को सोच समझ के पिच करिए, उनको बताइए कि मतलब सर बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, प्लीज टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बट ओके बुकिंग अमाउंट तो बहुत कम है ना, सर। कितना है बुकिंग अमाउंट? इट डिपेंड्स प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। 49,000 रुपीज से लेके 79,000 99,000 रुपीज तक चला जाता है। अच्छा, तो बट इट्स नॉट नॉन रिफंडेबल, इंटायरली नॉन रिफंडेबल। So, मयूर जी, सिर्फ बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल है या पूरे अमाउंट? जैसे किसी ने 7 लाख की टोटली दे दिया, पेमेंट कर दिया? देखिए, जब टोटल पेमेंट कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी अपन लाइव हो जाती है, तो उसके बाद तो वो रीसेल कर सकता है। फिर तो ओके। वहाँ रीसेलिंग हो जाती है, फिर वहां पे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर कोई बीच में एग्जिट करना चाहेगा तो बीच में भी एग्जिट पॉसिबल है, बट वहां पे जो बिल्डर का 10% 15% जो कैंसिलेशन पॉलिसी होती है, वो उसका डिडक्ट हो जाएगा उस अमाउंट में। और अगर कैंसिल करते हो बिकॉज आपको 11 नहीं मिले, देन दे डोंट लूज एनी मनी, राइट? देन दे डोंट लूज, दे गेन मनी। इवन जो भी हम 3 महीने के बाद उनको पैसा रिफंड करेंगे तो वो 11% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करते हैं। राइट, अगर आप कैंसिल करते हैं तो। अगर हम कैंसिल करते हैं तो। राइट। और सर, ये बाय करने के टाइम पे शो करता है कि ऑलरेडी इतने लोग ले चुके हैं, मतलब आप 7th ब्रेक है, 8th ब्रेक है? नहीं, ये सब शो नहीं नहीं, करता है। डन रहता है। क्योंकि क्योंकि देखिए, हमारा अब आज की डेट में जो हमारा रन रेट है, ये कंटिन्यू हमारी एसपीवी बनती ही रहती है और हमारे फॉर्मेशन मतलब कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आज किसी ने खरीदा तो चौथा है, तो कल किसी ने खरीदा 7वां। वी इवन डोंट नो कि ये कौन से नंबर का ब्रिक है। सो क्योंकि मयूर जी, एक हमारे सवाल ये है कि मान के चलिए कोई आपने प्रोजेक्ट किया, लिया और उसने बुकिंग दे दिया और 50% पेमेंट कर दिया, देन आपने सडनली कोई और प्रोजेक्ट आ गया, वो कहता है मेरा ट्रांसफर कर दो, मुझे ये बहुत प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है। नहीं, तो वो भी बीच में ट्रांसफर लेगा तो उसका लॉस होगा, क्योंकि वो डिडक्शन होके ही उसको मिलेगा फिर। ओके, तो डिडक्शंस क्या होता है? जैसे 50% किसी ने दे दिया, तो डिडक्शंस क्या है उसमें? डिडक्शन ये है कि देखिए, बिल्डर जैसे कोई भी सबसे पहला डिडक्शन तो हो जाएगा कि उसका बुकिंग अमाउंट उसमें से तो पूरा फॉरफेट हो जाएगा। ओके। उसके अलावा अगर हमें कोई दूसरा ब्रिक ओनर उस समय नहीं है उस एसपीवी में डालने के लिए और हमें वो पैसा रिफंड करना है, तो हमें वो बिल्डर से ही रिफंड मांगना पड़ेगा वो पैसा। ओके। अरे सब सारा उधर जाता है। क्योंकि वो एसपीवी में पैसा गया है, वो एसपीवी से अब किसी को कैंसिलेशन इमीडिएट पैसा चाहिए तो जो बिल्डर की साइड से जो रिफंड में बिल्डर विल चार्ज द कैंसिलेशन अमाउंट, तो हमारा बिल्डर से वो पैरिटी रहता है कि वो रिफंड कर देता है पैसा, बट he'll deduct 10% 15% अमाउंट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर कोई इन्वेस्टर 10 का 10 यूनिट, 11 का 11 यूनिट लेता है, ओके, ब्रिक्स, तो फिर भी आप मैनेज तो करेंगे ही ना उसको? मैनेज करेंगे, बट वो हमारा डिफरेंट मॉडल होगा। वो फिर 11, अगर कोई पूरी एक एसपीवी में एक सिंगल आदमी मैक्सिमम 5 ब्रिक खरीद सकता है अगर उसको इस फॉर्मेशन में जाना है। अदरवाइज अगर कोई पूरे 11 ब्रिक ले रहा है तो उसको ब्रिक लेने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली बिल्डर से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है और हमारे साथ अटैच कर सकता है इन अ डिफरेंट मॉडल। वो हमारा अलग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मॉडल है, जिसमें हम 30-70 शेयरिंग करते हैं। जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 30% हम रखते हैं, 70% क्लाइंट को देते हैं। अच्छा। और सर, जो डायरेक्टर्स 2 अपॉइंट होंगे, उनका सैलरी ब्रिक्स को देना होगा या वो कैसे ऑपरेट होगा? वो ब्रिकेट के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको सैलरी ब्रिकेट देता है, क्योंकि वो हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर हैं। तो वो कोई एक यूनिट के नहीं होते, डायरेक्टर्स एक कंपनी के नहीं होते, दे आर इन मल्टीपल कंपनी। तो वो सबके लिए कॉमनली काम करते हैं, तो उनकी उनकी जो सैलरी होती है वो ब्रिकेट देता है।
वो एसपीवी से उनको कोई भी सैलरी या कोई भी पैसा नहीं जाता। तो सर ब्रिक्स का इसमें इनकम ऑफ क्या हुआ मोर, क्योंकि जिस कॉस्ट पे हमने लिया वही कॉस्ट पे ब्रिक्स को हमने दे दिया। करेक्ट। तो इसमें देखिए एक मिनट, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो मैंने वो 4 बार पूछा है। ओके, मैं जब ट्रिप कर रहा था, मैंने क्या आप इनकम नहीं करोगे तो सरवाइव कैसे होगी कंपनी, सर ये राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्लाइंट का। सो दैट इज गुड क्वेश्चन। मयूर जी बताइए। हाँ, देखिए इसमें जो हमारे अभी हमारा जो विजन है, देखिए वी आर डेवलपिंग अ इकोसिस्टम। हम लोग एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमारे आज भले ही हम पैसे नहीं बना रहे हैं इसमें, आज भले ही हमें कोई हम अपना मार्जिन या प्रॉफिट नहीं रख रहे हैं, बट इन अ लॉन्ग टर्म जो ये जितने भी ब्रिक ओनर्स हैं, जितने भी हमारी जो ये कम्युनिटी है, वी विल इंट्रोड्यूस मेनी वैल्यू एडेड सर्विसेज, मेनी प्रोडक्ट लेटर ऑन, जिनसे हम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और हमारा जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है, जो हम एक बड़ा रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं जब ये प्रॉपर्टी की फ्लिपिंग्स होंगी, जब लोगों के ब्रिक्स फ्लिप होंगे, एग्जिट होंगे। और अभी इसी के साथ साथ अब पता नहीं मुझे कितने लोगों के लिए ये टॉपिक रेलिवेंट रहेगा कि हम लोग ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग एनएफटीज भी बना रहे हैं इन प्रॉपर्टीज की। तो वहां पे एक हमारा जो मेन जो विजन है वो यही है कि रियल एस्टेट को इतना डेमोक्रेटाइज और इतना लिक्विडेट कर देना कि कोई भी 5,000 10,000 रुपए से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सके, और जब भी वो चाहे उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना, तुरंत एक मार्केट प्लेस में गया, उसने अपनी प्रॉपर्टी के कॉइन्स या अपने एनएफटी बेचे और उसको वहीं के वहीं इमीडिएट पैसे मिल गए। तो वी आर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म, हम लोग एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, ना कि ये हम एक ब्रोकरेज की तरह काम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी बेच के हमें कमीशन कमाना है। सो पर मयूर जी, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, चलो फ्यूचर में तो आपका इनकम अच्छा है और 25% आप फी लेते हैं, ऑल दोस थिंग्स, जब सेलिंग होता है, फ्लिपिंग होता है, लेकिन तब तक सरवाइव तो होना है। तो उसमें आप पहले तो आप जब बिल्डर से आप यूनिट खरीदते हैं उसमें कमीशन कमाते हैं, ओके, बिकॉज यू हैव टू से कि आप सरवाइव कैसे होंगे तब तक जब तक वो यूनिट बिकेगा। ओके, देखिए हमारे जो ओपेक्स है, जो दो चीजें होती हैं किसी भी कंपनी को बनाने के लिए और चलाने के लिए, एक होता है केपेक्स, एक होता है ओपेक्स। तो जितना भी केपेक्स है उसके लिए वी हैव इन्वेस्टर्स, हमारे पास इन्वेस्टर की बैकिंग है कि जहां पे भी हमें केपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे पास वो पैसा आ जाता है। दूसरी बात होती है ओपेक्स की। तो अगर आप हमारा बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो जो हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो काफी लो है। जैसे जनरली अगर रियल एस्टेट में मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से एक कस्टमर को सेल करने के लिए कम से कम 30,000 25 से 30,000 रुपए का कैक लग जाता है। लीड कॉस्ट पकड़ लीजिए, फिर उसमें से विजिट कराने की कॉस्ट पकड़ लीजिए, फिर उसको कन्वर्जन करने की कॉस्ट पकड़ लीजिए, तो 25 से 30,000 रुपए का कैक आता है। अब वहीं पे हमारे कैक की अगर बात की जाए, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, तो हमारा कैक 5,000 रुपए से 7,000 रुपए के बीच में है आज की डेट में। और जैसे हम ग्रो होते जाएंगे तो हमारा कैक उतना कम होता जाएगा जितना हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो हमारे अगर हमें एक पूरा जो हमारी कन्वेंस फीस है, फैसिलिटेशन चार्ज है, अगर इससे हमें 10 से 12,000 रुपए भी बचते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव ही कैश फ्लो रहता है। और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि हम लोग आज भी पॉजिटिव कैश फ्लो में ही हैं। वी आर नॉट इनटू नेगेटिव कैश फ्लो, क्योंकि हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत लो है। हमारी जो लीड की कॉस्ट आती है वो 30 रुपए से 40 रुपए हमारी एक लीड की कॉस्ट है आज की डेट में। और जनरली अगर मैं एवरेज की बात करूं तो हर 40 से 50 लीड पे एक क्लोजर हमारा हो जाता है। तो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखिए कोई भी बिजनेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है कैक और दूसरा होता है लैक। कैक होता है इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि एक क्लाइंट को ब्रिक बेचने के लिए मेरे कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं, और एलटीवी होता है लाइफ टाइम वॉल्यूम। मतलब कि अगर मैंने मान लीजिए 10,000 रुपए लेके क्लाइंट लाया, जिसने मुझे अभी तो 8,000 रुपए दिए, मेरे 2,000 रुपए का लॉस हुआ, बट वो क्लाइंट पूरे लाइफ टाइम में मुझे 10 लाख रुपए तक का रेवेन्यू दे सकता है। जैसे अब आपने अगर पहला ब्रिक खरीदा मुझसे
पहले ब्रिक में भले ही हमारा 10,000 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन आपने हमसे 4 ब्रिक और खरीदे। उन 4 ब्रिक को बेचने के लिए हमारी फिर से कोई नई कॉस्ट नहीं लगी। ओके सर। तो ये देखिए, ये अलग, ये यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये अलग तरीके से काम करती है। देखिए ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मॉडल। ये पूरा इकोसिस्टम, ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस, अगर आप क्रेड को, जितने लोग भी जानते हो, क्रेड के बारे में सुना हो, तो क्रेड, आप आज की डेट में क्रेड 1 रुपए कमाने के लिए 750 रुपए खर्चा करता है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? स्विगी और जोमेटो है, जोमेटो 1 रुपए कमाने के लिए 7 रुपए खर्चा करता है, स्विगी 1 रुपए कमाने के लिए 11 रुपए खर्चा करता है। So because it's a ecosystem, वो एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस। जितने भी होते हैं वो इसी तरीके से डेवलप और ग्रो होते हैं। इसको यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल फिक्र ना करें। फंडामेंटली हम लोग का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा वी हैव अ गुड बैकिंग ऑफ वेंचर कैटलिस्ट। हमारे पास काफी इन्वेस्टर्स हैं। हाउएवर अभी तक हमने कोई भी पैसा नहीं उठाया है। वी हैव नॉट टेकन एनी सिंगल मनी from anyone funding की। we are all bootstrapped and we are cash positive। तो सर इंडिया में अभी तक हमारे कितने प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए अभी करंटली में अगर मैं लाइव प्रोजेक्ट की बात बताऊं तो करीब 4 प्रोजेक्ट हैं अभी जो हमारे पोर्टल पे लिस्ट हैं। और अभी और भी प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है जो ग्रेजुअली आते रहेंगे। बट अभी हमारा जो मेजर फोकस है वो गोवा पे है, बिकॉज गोवा इज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन ऑल अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड। तो गोवा में हम सबसे पहले पूरा गोवा को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, फ्रॉम साउथ गोवा टू नॉर्थ गोवा, कि हमारे पास वहां पे इतनी चॉइसेस हो लोगों के पास। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, अभी उत्तराखंड है, फिर भुवनेश्वर हो गया, लोनावला हो गया, अलीबाग हो गया, कुन्नूर है, ऊटी है। ये सारी लोकेशन हम इंडिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन दुबई हो गया, लंदन हो गया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज और हो गई जहाँ पे हम फ्यूचर में स्केल अप करेंगे। There are a couple of other questions. Sorry, go ahead. सर हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट को टाई अप कराना चाहे आपसे तो? बिल्कुल करा सकते हैं, बट उसमें 2-3 चीजें हम लोगों की जो फंडामेंटली वी लुक फॉर इट, कि पहली चीज कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं वहां पे शॉर्ट टर्म रेंटिंग अलाउड होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली, जो सिटीज में प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है सोसाइटी का, कि सोसाइटी कल को कोई भी चैलेंज ना करे हमको ये मॉडल वहां पे चलाने के लिए। तो पहला ये कंसिडरेशन है। दूसरा है कि उस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, बिल्डर स्ट्रांग होना चाहिए, उसका कैश फ्लो बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए। अगर सब कुछ है तो वी वुड लव टू लिस्ट द प्रोजेक्ट्स, जो भी अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं फंडामेंटली। ओके, मुंबई के प्रोजेक्ट्स भी हम लोग टाई अप कर सकते हैं ना? बिल्कुल, अगर अच्छा सर्विस अपार्टमेंट है जहाँ पे डेंटल पोटेंशियल है और वहाँ पे हैव दिस काइंड ऑफ स्कोप, कि वहाँ पे सोसाइटी नहीं है और बिल्डर पहले से जो भी फ्लैट्स बेच रहा है एज अ होल, और वो कंसेंट ले रहा है सारे ओनर्स का। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हम लिस्ट करते हैं तो बिल्डर से पहले ही हम उससे बोलते हैं कि आपको अपने सारे जितने भी ओनर्स हैं जिनको आप ट्रेडिशनली बेच रहे हैं, आप भी उनसे कंसेंट लेंगे पहले से कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटिंग का बिजनेस होगा, कमर्शियल एक्टिविटी होंगी, तो कल को कोई ऑब्जेक्ट ना कर सके। ओके, और ये न्यू प्रोजेक्ट में ही होगा, रीसेल प्रॉपर्टीज पे नहीं होगा, राइट ना? हाँ, न्यू प्रोजेक्ट में प्राइमरी अभी हम लोग रीसेल मार्केट में नहीं, सेकेंडरी मार्केट में काम कर रहे हैं। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में भी हम लोगों का रोड मैप रेडी है, बट सेकेंडरी मार्केट में हमने जो मॉडल रखा है वो रखा है बाय रिफर्बिश एंड रीसेल। हम वो प्रॉपर्टी सेकेंडरी मार्केट में खरीदेंगे पहले, फिर उनको रिफर्बिश करेंगे और फिर रीसेल करेंगे, जो कि एक एसेट हैवी मॉडल है। तो अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले फ्यूचर में जब हम अपनी लग्जरी लिस्टिंग जैसे विलास वगैरह लाएंगे, जो बड़ी कैटेगरी की प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी ब्रिक वैल्यू 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रहेगी, उसमें हम इस मॉडल पे, रीसेल मॉडल पे जाएंगे, जहां पे हम प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, उसको रिफर्बिश करेंगे और फिर रीसेल करेंगे ब्रिक मॉडल पे। ओके सर, थैंक यू मच।
थैंक यू। मयूर जी, जो प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग होती है, जैसे प्रोजेक्ट पोजीशन डेट, इसका कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, एडवांटेज, ये कौन लेगा ट्रेनिंग के लिए? जैसे पूरा अगर हमारी टीम बेचना चाहती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी बाय करेगा बायर, तो करेक्ट। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो उसका रिटर्न हो गया, लेकिन जहां वो एक्चुअल प्रॉपर्टी ले रहा है उसकी लोकेशन, फ्लोर, क्या कहते हैं उसको, आसपास के एमेनिटीज, इसके बारे में डिटेल में कौन बताता है हमारे को? मतलब पहले देखिए, हमारे हर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं। जैसे कि अभी जवाहर जी भी गोवा गए थे, तो वहाँ पे जगदीश त्रिपाठी जी हैं जो वहीं पे ही रहते हैं, प्रोजेक्ट पे ही अवेलेबल रहते हैं। तो वो आप लोग को शो अराउंड भी करा देंगे, वीडियो कॉल के थ्रू आपको पूरा प्रोजेक्ट घुमा भी देंगे, आपको वहाँ की सारी यूएसपी भी बता देंगे। सो व्हाट ऑल यू वांटेड टू नो, तो वो उनसे हम कॉल शेड्यूल करके और वो आपको पूरी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दे देंगे वहाँ पे। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड चाहिए वो सारी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेआउट्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट अवेलेबल है, बाइफिकेशन अवेलेबल है, पेमेंट प्लान अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी और प्रोजेक्ट की यूएसपी और प्रोजेक्ट के बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर दे देंगे। ओके, थैंक यू मयूर जी। ओके गाइस, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, और थैंक यू मयूर जी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर अमित जी, थैंक्स टू यू ऑल। आप लोगों ने मुझे पेशेंटली सुना इतना। या सो And thank you everybody, and Amit ji and Mayur ji, appreciate, बहुत अच्छा रहा, and मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, and मेरा गोल है कि 8-10 ब्रिक्स लेनी है मुझे खुद को, and it's a ओवरऑल मैं मैनेजमेंट से मिला हूँ। पर गाइस अभी प्रोजेक्ट्स छूट के मत देखे जाइएगा, हूँ। अभी मुझे आपसे बात करनी है, 15 मिनट मुझे बात करनी है सेल्स की। अभी तो Okay. बात होगी प्रोजेक्ट की, सेल्स की, स्ट्रैटेजी की, वो अपनी को 15 मिनट बात करनी है डिटेल में। इसके लिए दोबारा से ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल से, क्योंकि आज से ही, अभी से ही हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, कैसे बिजनेस करना है, काम करना है, तो अभी से शुरू हो जाएगा। फॉर मतलब जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होगी, मतलब ये जैसे ट्रेनिंग अभी मयूर जी की ओवर हो गई है, अभी से एज इफ नाउ, तो पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि मुझे क्लैरिटी होती रहेगी। देखिए गाइस, मोटा मोटी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या इसमें पोटेंशियल है, क्या ये मार्केट। देखिए, मैं कैसे जज करता हूं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मेरे पास एक सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्या ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्या मैं इसको खरीदने में एक्साइटेड हूंगा। मुझे अगर आंसर आता है यस, तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट को कोई रोक नहीं सकता। आप में से जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है, आई नो कुछ एक आध क्वेश्चन होंगे, उसे छोड़ देते हैं अभी। आप में से जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप में से कौन कौन है, अगर आपके पास अभी पैसे होते तो आप इसको अभी इमीडिएटली बाय कर लेते? किस किस को ये यकीन आ गया है? ओके, सो मंदर सर्वे का है, राकेश का है, मैं उनमें से एक हूं, आई एम वन ऑफ देम। सो गाइस, जिसका ये बिलीव आ गया है कि यार मेरे पास भी ऐसी चीज होनी चाहिए, और स्पेशली इन गोवा। देखिए, एक एक नॉर्मल आदमी क्या होता है, जैसे कोई दिल्ली में बैठा है, नोएडा में बैठा है, हम लोग गोवा में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मैं गोवा में लेना चाहता हूँ। गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर हमें पता है कि टूरिज्म बहुत है, हमें पता है कि वहां हर साल जाना जरूर होता है, लेकिन वहां पर मैं वहां जाता हूँ तो मैं होटल में ही रहूंगा, मैं वहां पर जाके प्रॉपर्टी ले नहीं सकता। उसका रीजन है, मतलब मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, 30-40 लाख की मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पर उसे मेंटेन कौन करेगा? मैं जब जाऊंगा तो मुझे पूरे साल के अंदर ये मुझे एक लड़का रखना पड़ेगा जो 10,000 रुपए महीने का होगा, प्लस उसकी मेंटेनेंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, और मुझे वहां पे पूरा फर्निश उसको फर्निश करना पड़ेगा, जो कि अगर मैं इंडिविजुअली करूँ वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, सिर्फ साल में 12 या 30 दिन या 15 दिन जाने के लिए। फिर अगर मैं उसे रेंट आउट करता हूं तो मैं पर्सनली नहीं जा सकता उसमें, फिर रेंट के लिए मुझे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तो एक मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। यहां पर जो सोल्यूशन निकलता है वो ये है कि आदमी जनरली इतने दिन के लिए ही जाता है, तो हमारे को पता है कि एक ओनरशिप मिलती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी पहले एक कंपनी बनाई, कंपनी के अंदर में 11 लोग हैं, 11 लोग मिलकर अपनी एक रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो उसके अंदर में सबके पास में अपना बराबर बराबर का शेयर आ जाता है एज एन कंपनी के अंदर में। तो हर एक कंपनी बनाते बनाते चलती चली जाएगी, और उसके नाम पे रजिस्ट्री होती जाएगी। प्रॉपर्टी का वैल्यू, एप्रिसिएशन, वो तो सब कुछ है ही, प्लस आप अपना रुक सकते हैं। वो जो फैसिलिटेट करेंगे, अगर ब्रिकेट उसे फैसिलिटेट करता है, तो इससे इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि साल के अंदर में 30 डेज, 7 डेज के टाइम में आप जाते हैं,
तो इट्स नथिंग लाइक दैट। और कमाल की बात यह है कि मैं इसके कंपैरिजन में देख रहा था, जो मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है कमीशंस, अब मैं कोई और प्रोजेक्ट बेचता हूं तो पहले तो वो बेचना थोड़ा टफ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बिकता है। याद रखिए, कोई भी चीज जो बिकती है रियल एस्टेट में, कॉन्सेप्ट। मैं हंसा इसलिए हूं कि मुझसे कई लोग बोलते हैं लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं हमेशा बोलता हूं लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफर्स, इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट। तो जनरली एक कॉन्सेप्ट आया था, जब अशोर्ड रिटर्न एक कॉन्सेप्ट आया था, सब आप में से किसी ने अशोर्ड रिटर्न सुना है? 12% एनुअली अशोर्ड रिटर्न। कमर्शियल खरीदो, आप अभी खरीदिए और 12% आपका अशोर्ड रिटर्न आएगा, उसके बाद आपका रेंटल शुरू हो जाएगा। तो जब ये अशोर्ड रिटर्न इंडिया में लॉन्च हुआ था तो इतना सेल हुआ था, इतना सेल हुआ था, क्योंकि लोगों को एफडी के अंदर में 7 या 8% आता था, लोग प्रॉपर्टी भी ले रहे थे और अब 12% का अशोर्ड रिटर्न भी ले रहे थे। तो इतना 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 पेमेंट आया। अब शॉर्ट रिटर्न बहुत पुराना हो गया इस बात को, लेकिन 8-10 साल लोगों ने उसमें बहुत पैसे कमाए थे जो इस कॉन्सेप्ट में थे। मतलब क्या, बाय वर्च्यू ऑफ गॉड कहिए या हमारा लक कहिए या हमारा मतलब टाइमिंग कहिए, कि आप लोग आए और आते के साथ ही ईएक्सपी के अंदर में ब्रिकेट जैसा टाई अप हो गया। अगर नहीं होता तो हम भी नॉर्मली चीजें बेच रहे होते। आप किसी भी सिटी से हो, मुंबई से हो, पुणे से हो, हैदराबाद से, कहीं से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान वहां पर जो रहता है, आप उसको इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, इन्वेस्टर की तरह ले आइए। उसे एंड यूजर है, साल में वो घूमना चाहता है, घूमने के लिए ले आइए। 7 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती है आज की डेट में, 10-10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती है, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी में वो रह नहीं सकता है, खरीद सकता है। वो अलग कंसेप्ट है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ पॉलिसी से, पर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ और 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, क्योंकि मैं आज से 10 साल पहले जब इंश्योरेंस करता था, 20 साल 16 साल पहले जब मैं इंश्योरेंस बेचता था, तब 5 लाख की तो मैं इंश्योरेंस उठाता था। और आज 7.5 लाख रुपए में आप पूरे की पूरी एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, एज एन पार्टनर बन के 11 पार्टनर एक प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं, दैट्स इट। अब मैं पार्टनर ढूंढने जाता, मेरे को अगर प्रॉपर्टी लेनी थी और मैं पार्टनर ढूंढने जाता, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि मैं 11 पार्टनर या 4, तो अगर मान के अच्छी प्रॉपर्टी तो हम 4 लोग मिलकर लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट तो चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने, जो ब्रिक ने, उसने स्ट्रक्चराइज कर दिया, एंड आई लव दिस, आई सीरियसली लव दिस। सो गाइस, करना आपने ये है कि अभी के अभी आपने लिस्ट बनानी है। मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूं, देखिए मेरी वार्निंग को ध्यान रखा करिए। मैं रियल एस्टेट में बहुत पुराना प्लेयर हूं और बहुत बड़े लेवल का प्लेयर हूं, तो आप ये मान के चलिए कि मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बहुत ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूं। मैं 1, 2, 50, 100 यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1000 और 2000 यूनिट्स के आसपास की। आपको मैं वार्निंग ये दे रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है और इतना अच्छा है कि इसके अंदर में बहुत तेजी से लोग जुड़ेंगे, बहुत तेजी से लोग आएंगे, बहुत तेजी से कंपटीशन होगा। फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत तेजी से आएगा। और आपको मैं क्लियर बता दूं, और कोई कंपटीशन क्रिएट करना करे, मैं ही आपके लिए 1000 लोगों से ज्यादा का कंपटीशन क्रिएट कर दूंगा इंटरनली, अंदर ही। मतलब आज ही 100 लोगों का कंपटीशन तो आपके पास आज ही है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर में 1000 लोग होंगे जिनको मैं इस प्रोजेक्ट पे लगा दूंगा काम कराने के लिए, इस तरीके से। तो आप सोच के चलिए कि इतना जबरदस्त कंपटीशन हो जाएगा। आपके पास में ये गोल्डन एडवांटेज है कि आप अभी से अपनी एक लिस्ट बनाइए, जितने भी लोगों को आप जानते हो अपनी फैमिली के अंदर में, आपको लगता है उनको एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट कराना है। अच्छी बात यह है कि कमीशन जो है वो 6% है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अलग करता है। गोवा में जो प्रोजेक्ट है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, देयर इज 6%। 6 मतलब ईएक्सपी के पास 6 आता है, तो 6 का 75%, तो कितना हुआ? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। 6 का 75% आप लोगों का कमीशन है, एंड इट इज दी। अगर मार्केट में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने जाओगे, तो प्रॉपर्टी सेल करने पे आपको इतना कमीशन नहीं आता। फॉर एग्जांपल 4.1% के आसपास, ये 4.5% हो जाएगा। और इमेजिन करिए कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच, 1 करोड़ रुपए का ये ब्रिक सेल कर देते हैं, तो आपके पास में 4.5 लाख रुपए के आसपास आते हैं, जो कि अगर 1 करोड़ का अदर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, तो वहां 2% या 1% के आसपास आपको मिलता है। तो इसमें 2% मतलब 2.5% आपको एक्स्ट्रा। पहले तो मुझे भैया बताइएगा, इस कमीशन कैसा है? मतलब कमीशन की अगर हम बात करें तो 6% जो कमीशन वो ईएक्सपी को मिलता है, 4.5% एजेंट को मिलता है जो सेल करेगा उसके लिए। सो कमीशन के हिसाब से बात करें तो 4.5% इज अ वेरी गुड कमीशन टू स्टार्ट योर बिजनेस। मतलब इतना बढ़िया प्रोजेक्ट, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, इतना बढ़िया लोकेशन, इतना अच्छा बिल्डर, और इतने अच्छे जो ईएक्सपी के मैनेजमेंट के साथ में आपके पास में ये चीज आई है। गाइस, पैसे बना लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मौके नहीं आते हैं। मैं कई साल रियल एस्टेट में रहा हूं, और मुझे पता है कि ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी बिकते हैं, बहुत तेजी से बिकते हैं। आपकी आंखों के देखते देखते सामने सामने निकल जाएंगे ये यूनिट्स,
और आप जब तक मेहनत करोगे, जब तक लोगों को एक्साइट करोगे, अगर इसमें एक चीज ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर आप क्लाइंट की सुनोगे कि मुझे देखना है, मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे क्लाइंट को इमीडिएटली छोड़ देना। जो सोचेगा, जो कर रहा है, अगर आप उसके पीछे भागोगे आप लूज कर दोगे। आप उसको बड़े एटीट्यूड से बेचोगे, सर ये प्रोजेक्ट है, ये बिल्डर है, इस बिल्डर की ये रेपुटेशन है और ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये आपके पास में ब्रेक है। अगर आपने यूनिट छोड़ी कोई और ले लेगा। ज्यादा यूनिट होती नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट थोड़ी है। एक प्रोजेक्ट में 1 टावर होंगी, 2 टावर होंगी, 100 फ्लैट होंगे, 200 फ्लैट होंगे, इस तरीके से होगा। तो यूनिट्स कम होंगी, फिर कुछ दिन आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मीटिंग छोड़ने से पहले आप सब लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे कि इसके अंदर में सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को 2 मंथ 60 डेज नहीं, आपको 1 मंथ लेते हैं अभी से। 1 मंथ यानी कि आपके पास में जनवरी का हाफ मंथ है और आपके पास में फरवरी एंड है। फरवरी एंड तक आपने 1 CR यानी सब लोग 4.5 लाख रुपए अपने घर लेके जाएंगे। 1 CR का टर्नओवर करना है। आप 7-7 लाख के करने तो आप 12 यूनिट 11 यूनिट सेल करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत आसान होती हैं। आप मार्केट में जाओगे, बट आप बेचते कैसे हो? क्या सर बहुत अच्छी चीज आई है, वो कहेगा बताने का अंदाज कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या, मोटिवेशन क्या, आपको कितना समझ में आ रहा है, ये चीजें ऐसे बिकते हैं। आपका मार्केटिंग कितना है, अगर आप इसमें ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हो, ऑनलाइन कर दो। आप अपनी लिस्ट में भाग सकते हो, अपने फेसबुक पे भाग सकते हो कि 7 लाख रुपए में गोवा में प्रॉपर्टी लीजिए। फिर वो कॉल आएंगी आपके पास, वो कॉल में उन्हें समझाइए कि 7 लाख रुपए में किस तरीके से प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ही बना लीजिए, 7 लाख रुपीज में गोवा में प्रॉपर्टी बाय करिए, इस टाइप से। तो लोगों को लगेगा भाई ये क्या, तो जानकारी के लिए पूछेंगे, उनमें से मास में से आपको यूनिट्स निकल के आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि 1 CR का आपने टारगेट करना है, सो दैट 4.5 लाख रुपीज का आपका टर्नओवर होना चाहिए, 4.5 लाख रुपए का आपका कमीशन होना चाहिए। ये मेरे शुरुआत के लिए मुझे लगता है। देखिए ट्रेनिंग होती रहेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, जितनी ट्रेनिंग आपके पास, जितनी इन्फॉर्मेशन है, इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे जुट जाइए। पहले बता रहा हूं, इसका मैं आपको ऑडियो फाइल कन्वर्ट करके दे दूंगा, इस वीडियो का आप बाकायदा बार बार सुनते रहिएगा। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेच पे लग जाएगी, क्योंकि जितना हमारे को सेल करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोजेक्ट कैसा है, उसकी लोकेशन क्या है, वो मिल ही जाएगी आपको, और एक प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप ट्रेनिंग के भरोसे मत बैठिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। मार्केट में इस चीज को 7.5 लाख में गोवा में प्रॉपर्टी लीजिए, अपने फेसबुक पे, अपनी हर जगह पे छा जाइए। इंपॉर्टेंट ये है दोस्त कि आपको जो भी लीड आती है उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आपको लेके अपने CRM पे जरूर चढ़ा देना है। अदरवाइज अगर वो क्लाइंट कहीं से डायरेक्ट ले लेता है तो बाद में दिक्कत ना हो, तो उसका मोबाइल नंबर और CRM पे यानी EXP के CRM पे चढ़ा दीजिएगा। अगर EXP के CRM पे आपने नंबर और ईमेल चढ़ा दिया, वो फ्यूचर में कभी भी बाय करता है, उसका कमीशन आपको मिलेगा, तो बेफिक्र रहिएगा। मतलब किसी भी तरीके से वो ले लेता है तो उसका कमीशन आपके पास आएगा। तो ये EXP ने अपना टाई अप किया हुआ है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान के लो आपके किसी से बात चल रही है, वो कहता है कि बॉस मुझे ना प्रोजेक्ट भेजो, तो प्रोजेक्ट आप व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको CRM पे चढ़ाने के लिए ईमेल की जरूरत पड़ेगी। तो आप उनसे कहेंगे सर आप मुझे ईमेल दीजिए। ये किस किस को क्लियर हो चुका है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर, कि आप सब लोगों को, जिसको भी, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो तो वो कहेगा मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल भेजो, तो आप उसको ईमेल जरूर मंगा लेना, और जैसे ही उसकी ईमेल आपके पास में आ जाती है, उस ईमेल को CRM पे चढ़ा देना। आपका काम यह है कि वो लोग आपके पास में जाना चाहिए आपके पास में। तो अगर आपके पास में लीड्स पड़ी हूं, सारी लीड्स को भी आप अपलोड कर दीजिए अपने CRM में। अगर आपको लगता है कि आपके पास लोगों का नाम, नंबर, ईमेल है और इन लोगों से आप बात करना चाहते हैं, इन लोगों से आप कॉल करना चाहते हैं, तो उन लीड को भी एक एक करके अपलोड कर दीजिए, उन लीड को भी एक एक करके CRM पे चढ़ा दीजिए, कि फ्यूचर के अंदर में आप कभी भी बात करते हो, सो दैट कि वो किसी भी तरीके से, कहीं भी किसी के तरीके का प्रमोशन है, वो आपके कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इंटरनली ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट होने वाला है। 4.5% कमीशन अच्छा है, बिकना बहुत आसान है, साइट विजिट की जरूरत नहीं पड़नी है। आप सिर्फ ऑनलाइन भी बताओगे, ऑनलाइन भी उनको सारी चीजें क्लियर करोगे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, पेमेंट उनके पास चला जाएगा। और इसके लिए प्रिपरेशन आप अभी से शुरू करिए। ऑनलाइन लीड जनरेट करनी है, फेसबुक से करनी है, गूगल से करनी है, कुछ भी करिए। 7.2 लाइफ ले गोवा में प्रॉपर्टी लीजिए, इस टाइप से कैंपेन आप रन कर सकते हैं। लोग आपके पास क्वेरी करेंगे, क्वेरी में आप उन्हें अच्छे से डिटेल में चीज समझा सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है, मार्केट में टूट पड़ी है, आपका मार्केटिंग अभी से शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपको लगता है, अगर आपके पास अब 90 दिन तक के लिए, आज से ठीक 40-45 दिन तक के लिए आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप सो पा रहे हैं, अगर आप आपके पास टाइम है, आप आराम से लेट पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए लूज करने वाले हैं एनुअली। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और इसके अंदर में 1 करोड़ रुपए कमाना है फॉर यू गाइस, जिनके लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, बिल्कुल मार्केट में
मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि लास्ट अभी वीक में मैं पूछ रहा था ये प्रोजेक्ट है, इस वीक आते आते 2 हफ्ते हुए हैं मुझे बात करते और एक पूरा का पूरा इनका प्रोजेक्ट फिनिश हो गया। आप नंबर देख रहे हैं कितनी तेजी से सेल हो रहा है। मतलब 2 हफ्ते पहले इन्होंने बताया था कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, 2 हफ्ते बाद में वो प्रोजेक्ट सेल होके ये नया गोवा के अंदर में आया है। तो हमने बोला सर जल्दी से कोई नया प्रोजेक्ट लेके आइए, पुराना जो मेरे पास आया था वो सोल्ड आउट हो गया था। अब सोचो कि कितना कॉन्सेप्ट कितनी तेजी से जा रहा है। सो गाइस मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए और मैं अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है या बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप पीछे हो जाओगे। अगर आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, आप पीछे हो जाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, आप इन 3 चीजों के लफड़े में पड़ गए। आपका काम है सेल करो, गलत करो, सही करो, मार्केट के अंदर में एटलीस्ट ब्रोशर वगैरह सारी चीजें आपके पास में एक एक करके आ जाएंगी, सारी सॉफ्ट कॉपीज आपके पास में आ जाएंगी। सदफ यहाँ पर है, सदफ की ड्यूटी है, सदफ आपको जितनी भी बात मैंने बोली है आपको ब्रोशर प्रोवाइड करना, टेलीग्राम पे ब्रोशर, ईमेल पे ब्रोशर आ जाना, उनके डिटेल्स आ जाना, प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाना। अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट है गोवा के अंदर उससे जो ट्रेनिंग होगी वो भी करवाएंगे। प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग कैसी है, उसकी लोकेशन एडवांटेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक ये है कि आपको जो पता होना चाहिए कि बुकिंग अमाउंट कितना है और जो क्लाइंट की पेमेंट टर्म कितनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो कितने दिन यूज कर सकता है, बेच कैसे सकता है, रजिस्ट्री कैसे होती है और उनके चार्जेस क्या होते हैं। जो मेन पॉइंट है वो वेबसाइट पर है, वो अभी के अभी उससे डिटेल में रिसर्च करिए, रात भर रिसर्च करिए। कुछ वीडियोस मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप सारी चीजों को देखिए। बट कल मॉर्निंग से 9 बजे से आपके पास में अगले आपके 60 डेज यानी कि 45 डेज बहुत क्रूशल होने वाले हैं। ये डिसाइड कर देगा आपका कि आपकी लाइफ में अभी यहाँ से EXP और प्रोजेक्ट को लेके आप कितना आगे जाने वाले हैं। ये सारा डिसाइड हो जाएगा अगले 45 डेज में। ठीक है, आपके पास और भी जो प्रोजेक्ट है, अपनी सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आप EXP में कर सकते हैं। EXP के जो और प्रोजेक्ट है, यस EXP के और भी प्रोजेक्ट है। अगर मान के लो आप मार्केटिंग करते हो, कहते हैं यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मुंबई में चाहिए, मुझे गोवा में चाहिए, मुझे दिल्ली में चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट भी है। बट आपका मार्केटिंग इस पे रहेगा और जब इसमें से कोई कहेगा नहीं मुझे तो यार मुंबई में कोई 2 BHK दिलाओ, तो आप उसमें शिफ्ट हो जाइएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जहां पर आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, रिजल्ट वहां से ज्यादा निकल के आता है। तो फोकस ऑन वन प्रोजेक्ट। अगर कोई उसमें से लीड आती है, उस लीड को अपने CRM पे चढ़ा दीजिए कि अगर कोई 2 BHK या 3 BHK मांगता है, और आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए जो 2 या 3 मांग रहा है। पता चले आप ये बेच रहे हो, उसमें से 2 मांगा, आपको लालच आ जाए यार ये तो 2 ले लेगा, आप 2 के पीछे भागो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप 2 BHK भी दिखाओगे तो 10 एक विजिट करानी पड़ती है, 5-7 विजिट कराओगे तब जाके आप 1-2 सेल निकाल पाओगे। लेकिन इस कंडीशन में आपको विजिट कराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सारा वर्चुअल विजिट्स का अरेंजमेंट कराया जाएगा। वहां पर जो जगदीश जी हैं, आपको किसी को प्रोजेक्ट दिखाना है, उसकी वीडियो टूर है, वीडियो बना के आपको मिल जाएगी। वो वीडियो आप दिखा सकते हैं, जूम के थ्रू दिखा सकते हैं, फोन पे दिखा सकते हैं। मार्केटिंग आप कैसे करते हैं वो है, और मार्केटिंग कैसे करनी होती है, क्या करनी होती है, तो सारा ट्रेनिंग में आपको मिला हुआ है। आपके पास ऑलरेडी स्कूल है जिसके अंदर में आपके सारे कोर्सेज है, उसको ध्यान से कर लो। मार्केटिंग को लेके, लीड जनरेशन को लेके, और सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ और यहाँ को मिक्स नहीं करेंगे। लर्निंग आपकी वहां से होगी और कल से सुबह से आप सेल करें। और प्रॉमिस करिए मुझे कि 45 डेज में आप सभी के सभी लोग 1 CR का टर्नओवर कर रहे हैं। अब मुझसे मत बोलना सर ये रह गया, ये ट्रेनिंग, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। वो ट्रेनिंग, ये चीज, वो लफड़ा, वो उधर आ गया, दिक्कतें आती रहेंगी। पहले ही बता रहा हूँ कि वो क्लाइंट ने फोन नहीं उठा रहा, सर इसमें ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब वही क्वेश्चन को हैंडल किया जाएगा जो क्वेश्चन एक्चुअल में मार्केट में आपको आएंगे। ठीक है जी। नो, आपका ब्रोकरेज ऐसे नहीं आएगा। आपका ब्रोकरेज इमीडिएटली आ जाएगा जैसे ही उनका पेमेंट। अभी मैं आपको बता दूं तकरीबन 20 या 30% पेमेंट पे। डुडलानी जी अगर अवेलेबल हैं तो मैं एक बार उनसे पूछ लूं। डुडलानी जी अगर हैं, गिव मी 1 सेकंड। या डुडलानी, कमीशन जो है हमारा वो कितने पेमेंट पे मिल जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 7.5 लाख की यूनिट है तो कितने पैसे डालने पे हमारा फुल कमीशन निकल आता है? It's a good question. I think it's a very good question. मैं मयूर जी अभी है नहीं, and मैंने जो भी यूनिट्स लिए सब पेमेंट प्लान में लिए हैं। ओके। तो मेरे जो, बिकॉज आई एम द बायर एजेंट, तो मेरा जो कमीशन था ना वो मेरे को प्राइस में रिडक्शन में मिल गया। मैं खुद बायर था, राइट? तो आई थिंक इट इज, आई कैन नॉट से अंटिल आई मेक श्योर। तो मुझे ये आंसर नहीं है राइट नाउ, बिकॉज मेरा परचेस डिफरेंट था, यू नो। सो आई विल फाइंड आउट, एंड सदफ को बोलूंगा ये फाइंड आउट करेगी ना, सबको भेज देगी।
ओके और थोड़ा सा दुल्लानी जी सदफ जी का इसमें हेल्प मिल सकता है कि सदफ वन एंड सारे प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग ब्रोशर्स वगैरह लेके रखे और सो दैट कि कोई भी मांगता है अगली बार यहाँ से टुडे ऑनवर्ड्स वो सदफ को मैसेज कर दिया, टेलीग्राम कर दे, सदफ उनको अगर वन एंड हो जाए उसमें Yeah, Sadaf will be main contact on these projects for Briquette right now. Okay. And we will make sure Sadaf मयूर से सब जो भी चाहिए चीजें, जो भी अपने ब्रोशर चाहिए, make sure you have it and then we send it to everybody. So guys, Sadaf is here. आप लोगों को जो भी अदर फर्दर यहाँ से कोई भी क्लैरिटी चाहिए कमीशंस को लेके तो सदफ टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। कॉल को अवॉइड करिएगा क्योंकि कॉल में होता है कि वो अवेलेबल है नहीं है, लेकिन वॉइस नोट एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं बात करना पसंद करता हूँ हमेशा। तो आप उनको वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, जैसे आप उनके टेलीग्राम पे पहुंचे, टेलीग्राम, और कोशिश करिएगा एक ही प्लेटफॉर्म रखें। इफ टेलीग्राम तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप। तो आई थिंक अगर हम लोग सारा व्यापार टेलीग्राम पे करने वाले हैं तो हम सब लोग सभी टेलीग्राम पे एक्टिव रहेंगे। तो टेलीग्राम पे भेजना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान इसलिए है कि टेलीग्राम पे आप वॉइस नोट छोड़ दीजिए। तो वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा, सदफ आप जैसे अवेलेबल हो आप सबके वॉइस नोट के हिसाब से कोई ब्रोशर मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना मैं कॉल करूं और कॉल का वेट करूं। अगर सदफ एक कॉल पे बिजी है या वो कहीं है तो पता चले मैं फिर आधा घंटा मेरा खराब हो जाए। इससे बढ़िया मैं वॉइस नोट छोड़ देता हूँ। सदफ जैसे ही अवेलेबल होंगे वॉइस नोट सुनेंगी, वॉइस नोट पे वो इमीडिएटली रिप्लाई कर देंगे। तो एक ये सबसे अच्छा तरीका होता है जब हम बड़े बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। सदफ इज हियर। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को अब से, क्योंकि टेलीग्राम में भी सदफ है, आप उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और प्लीज गाइस कॉमनली मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम पे कॉमन पे सवाल ना पूछा करिए। अगर आपको एक दूसरे से बात करनी है तो पर्सनल पे पूछा करिए। उससे रीजन बता रहा हूं, अगर आप पर्सनल बात करेंगे, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मान के चलिए आप ही सदफ से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सदफ मैडम प्लीज मुझे ब्रोशर का बताइए या ये बताइए, इससे सबसे अच्छा होता है कि आप वहां पे सदफ को सिलेक्ट करिए पर्सनली और पर्सनली भेजिए। उसका रीजन है आपकी दोनों की बातें हो सकता है वो दूसरों के लिए इररेलेवेंट हो, तो दूसरों के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और वो क्या करेगा फ्यूचर के अंदर में इस नोटिफिकेशन को बंद कर देगा। मैं ही इसको वन वे कर दूंगा अगर हम लोग पर्सनली ज्यादा बात करेंगे। आपको जिसको पर्सनल करनी है वन ऑन वन बात करिए। तो जब इतने नोटिफिकेशन आते हैं तो आदमी इरिटेट होकर क्या करेगा, अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर देगा, तो हमारी सबकी जो टीम है वो खराब हो जाती है। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी बात करनी है, किसी से भी करनी है, दो लोगों से भी, किसी से भी करनी है, तो आप प्लीज पर्सनल चैट पे जाइएगा। और अगर सदफ से भी डायरेक्ट बात करनी है, किसी से भी करनी है, तो आप उसके पर्सनल, उसके टेलीग्राम पे बात करिएगा। ठीक है गाइज, ये क्लियर है? क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे तो ये इस तरीके से ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो सदफ को अभी, सदफ आप लोगों के लिए सारे प्रोजेक्ट के पीपीटीज, वीडियोस, जितने भी उनके पास कोलैटरल्स है, मार्केटिंग मटेरियल्स है, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। कल इवनिंग तक आपके पास में सारी चीजें वो टेलीग्राम पे शेयर कर दे। इन द मीन टाइम आपका काम ये है, आप अपनी लिस्ट बनाइए, अपने जानकार लोगों की बनाइए और ये देखिए कि इनमें से आप किन किन लोगों को ये प्रोजेक्ट को पिच कर सकते हो। ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट पिच कर सकते हो कि 7.5-8 लाख में, क्योंकि तकरीबन 70,000 रुपए, 93,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट लेना है। अभी 93 ही देन लेने हैं, तो आपको सिर्फ 93,000 किसी के पास हो वो आपको उनसे लेने हैं। बाकी की पेमेंट वो 2 या 3 साल जो भी पेमेंट प्लान है, आपने देखा होगा 1.5 साल में पेमेंट देनी है। वो पेमेंट प्लान की ट्रेनिंग वगैरह भी करेंगे, आप एक बार उसमें जाके उसमें देख लीजिएगा। मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस नहीं होना चाहिए। 1 मिनट से मैं आपको जो मेरे हिसाब से है, गिव मी 1 मिनट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेमेंट प्लान है हमारा, क्योंकि जनरली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लाइंट जनरली ये पूछता है कि भाई कब कब पेमेंट देनी है, तो आप उसमें परेशान ना हो। मोटा मोटा आइडिया हमारे को मिलता है जो देखिए, सो इसके अंदर में हमारा दिस ब्रिक वैल्यू होती है 7,29,000 रुपीज, यानी बुकिंग अमाउंट जो देना है ये हमारा आता है 1 लाख जनवरी 2020 जो अभी चल रहा है। तो 1,28,000 रुपए ये है और नीचे 93,000 ये है, 93,000 ये है। तो 93,000 प्लस 1,28,000। तो अभी आपको तो 93,000 लेना है, उसके थोड़े दिन बाद आपने 1,28,000 जनवरी एंड तक भी आप पेमेंट करा सकते हैं। मार्च में 68 देना है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीने बाद 68 देना है। फिर मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने बाद 68 देना है। फिर मेरे ख्याल से 3 महीने बाद 68। अब ये दिसंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है हर 3 महीने में। फिर 35 देना है, 35 देना है और आपका यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ द पोजेशन। और तकरीबन ये 2.5 से 3 साल में आपको 7 लाख रुपए देने। कोई भी आदमी
गाइस किस किस को ये पेमेंट प्लान बहुत ही लुक्रेटिव लगा है कि ये तो बहुत लोग ले लेंगे इस तरीके से, तो किस किस को लगता है कि एक तो प्राइस कम, कमीशन ज्यादा, ऊपर से पेमेंट प्लान देखिए, बंदे सिर्फ 93 देने हैं, उसके बाद 68 देने हैं, देन 35 देने हैं टोटल, और 35 वो भी 3-4 महीने में जाके निकालने हैं। तो कोई भी इंसान जिसकी सैलरी 50,000 60,000 से ऊपर है वो भी इसको बड़े आराम से बाय कर सकता है। तो ये पेमेंट प्लान को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो आपको ये वाला आइडिया जरूर ध्यान में रखिए। आप सिर्फ काम करिए, अभी लोगों को अप्रोच करिए लोगों से, और जैसे ही वो तैयार हो जाता है आप कहना सर 93,000 दीजिए। देखो ये मेरा तरीका है, मैं अगर आप लोगों की जगह बैठा होता ना, अगर मैं अभी सेशन ले रहा होता और आप में से भी जिसको पसंद है, मैं आपको अपने लिए भी कह रहा हूं, अगर आप में से लोगों को पसंद है आप अपने लिए भी बाय कर लीजिए। इट्स वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी। गोवा के अंदर में आप लोगों को ये बोलेंगे कि गोवा के अंदर में मेरी प्रॉपर्टी है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो अगर आप में से भी कोई लेना चाहे उसे ले सकता है। तो आपका कमीशन भी जो है आपका 75% तो वही बच जाएगा, काफी अच्छा सेविंग हो जाएगी आपकी। नाउ अब हमारे पास में ये आता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों को बोलना सर 93,000 रुपीज है वो दीजिए पहले। ये पेमेंट प्लान है, गोवा में आपकी प्रॉपर्टी ली जाती है, आप पार्टनरशिप, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, उसके हिसाब से उसी में रजिस्ट्री हो जाती है, तो टेंशन ना लीजिए। 93,000 रुपीज आप अपने दीजिए, ये प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें हैं। डेडलाइन दे दो सर, 2 या 3 दिन आपके पास में, 2 या 3 दिन में आप पेमेंट कर दीजिए। 2 या 3 दिन में उसको जल्दी समझ में आ जाता है, कह रहे सर ये यूनिट खत्म हो जाएंगी सारी के सारी। इस तरीके से पिच करना है आप। ठीक है सर, देखते हैं, मैं आपकी कॉल अरेंज कराता हूँ, मैं ये कराता हूँ, ये कराता हूँ, कह रहे सर वो करते रहना, कॉल वॉल अरेंज आपकी होती है, हाँ, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक चीज सदफ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हमेशा से जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करता हूं तो मैं एक शीट बनाता हूं जिसमें ना क्लाइंट को ये चीज पता होनी चाहिए। यस सर। जैसे ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हमारे जितने भी एजेंट्स होते हैं कई बार उन्हें नहीं पता होता, तो वो तो बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि बुकिंग अमाउंट फोरफिट है। तो बुकिंग अमाउंट फोरफिट में हमें क्या करना होता है, जब भी हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो हमने एक शीट बनाते हैं, तो जितनी भी कंडीशन है, जैसे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ब्रिकेट की अपनी, कि आप 7 दिन रुक सकते हैं, आप ये बेच सकते हैं, 7 दिन का 7 ईयर का लॉगिन है, क्लॉज है, ये सारे फॉर्म पे नीचे एक गूगल फॉर्म बना के हम उस पर एक्सेप्टेंस लेते हैं। ठीक है सर। मतलब हमारी टीम की मैंडेटरी होगा कि बिफोर 93,000 आने से पहले क्लाइंट की तरफ से वो हमारा गूगल फॉर्म फिल होके आना चाहिए, ठीक है ना? ओके सर। सो दैट वेयर सर सारे टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें रहेंगे, जिसमें हाँ 7 डेज का ये होता है, 7 दिन से ज्यादा नहीं यूज कर सकते आप, प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्री होगी आपकी, वो रजिस्ट्री होगी, एसपीबी आपको पता होगा, ये सारी चीजें मतलब उनको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर रिफंड नहीं होगा मैम, तो हमारे एजेंट पता है क्या होगा, गलती से किसी ने बुकिंग करा दी तो हम सब लोग फायर फाइटिंग में जुट जाएंगे, हम नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे एजेंट्स के लिए भी फायदा होगा कि उनको पता होगा कि, और क्लाइंट अगर वो भरेगा ना तो उसमें से उसको कुछ चीज नहीं भी पता होंगी तो वो उसमें सवाल पूछेगा, हमारा एजेंट क्लियर कर लेगा, उसके बाद में वो पेमेंट ले लेगा। ठीक है सर। वो शीट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हमारा बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है, उस कंडीशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये प्लीज ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला, लेकिन आप एक गूगल फॉर्म जरूर क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है सर, मैंने पहले एक शीट बना लूंगी मैं एज सून एज पॉसिबल, फिर हाँ उसको कन्वर्ट कर दूंगी। हाँ, जो भी कोऑर्डिनेट करके जो मयूर जी हैं उनकी टीम से जितने भी टर्म्स हैं, वो डुडलानी जी को भी ज्यादा मैक्सिमम पता होंगे, वो सारे जो टर्म्स कंडीशंस हैं उसको हम डिटेल में लिख के, इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, और वो कहेगा, क्लाइंट कहता है एक्सेप्ट है, यस है, देन हम उसका पेमेंट प्रोसेस कराएंगे। हम कुछ ऐसा कर देंगे, हम कुछ ऐसा कर देंगे कि जैसे ही वो सबमिट करेगा फॉर्म को, तो उनके पास में वो ईमेल पे उनके पास पेमेंट लिंक चला जाए। ओके सर, ठीक है ना, वो सबमिट करेगा, ये ऑटोमेट मैं कर दूंगा कि जैसे ही वो फॉर्म को सबमिट करे उनके पास पेमेंट लिंक चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है मैम। हाँ। तो ठीक है गाइस, सो इसी एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, और इसी एक्साइटमेंट के साथ में इस सेशन को छोड़ते हैं। ट्रेनिंग होती रहेगी, काम पे जुट जाइए बस। चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएगा, पर मजा आएगा, प्रॉमिस, मजा बहुत आएगा। और 1 करोड़ का टारगेट लेना है, 1 CR का टर्नओवर लेना है, आपने करना है। 4.5 लाख तो लेके जाओ ना यार, 45 दिन में 4.5 लाख तो बनते हैं। इससे नीचे क्या, अगर रियल एस्टेट में आए तो इससे नीचे क्या कमाओगे? तो प्लीज इससे नीचे काम नहीं करना। ओके गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सदाफ, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। बाय।